कोई भी अपना बताएं कि आप लोग अभी कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, कोई किसी भी रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, मुझे कोई इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बता दे, या इवेंट सर्विसेज किस तरह कॉल होती हैं, किस तरह चलती हैं, और इवेंट का क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई पोर्टल पे सर। पोर्टल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। और कौन सी वीडियोस आप पूछ रहे हैं, पहले ये बताएं। सर कल वाली लास्ट क्लास की वीडियो किसी जी। ने यूट्यूब पे अपलोड करी है, और उसका आई थिंक सो लिंक भी शेयर करा हुआ है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। अच्छा तो सर, आप वो एक बार वैसे देख। मैंने अभी से जो प्रैक्टिस की है ना, वो क्लाउड फॉर्मेशन की है। क्लाउड वॉइस सर कल ही करेंगे, अभी इतना टाइम है नहीं। वो मतलब क्लाउड फॉर्मेशन सर काफ़ी क्लियर है माशाल्लाह से। ठीक है। तो सवाल आप ही का अच्छा सवाल है फरहान का, क्लाउड फॉर्मेशन का हम कोड कैसे मैनेज करेंगे, डिप्लॉयमेंट कोड। तो डिप्लॉयमेंट कोड से क्या मुराद है, टेम्पलेट जो आप बना रहे हैं क्लाउड फॉर्मेशन का, उसका कोड कैसे मैनेज करेंगे, ये अगर सवाल है तो उसका जवाब सिंपल सा है, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे आप। ओके सर। हम्म, अच्छा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ कंपनी, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा क्लाउड फॉर्मेशन पे डिसाइड कर रहे हैं। आपने एक पूरा पैराडाइम सोच लिया कि किस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कौन कौन सी उस पर सर्विसेज चल रही होंगी, सारी तमाम उसकी मैनेजमेंट कर ली, फेलियर की मैनेजमेंट कर ली, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स देख लिया आपने, कौन कौन से इन्वायरमेंट आपको यूज़ हो रहा है। आपने क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट राइट कर दिया, वाईएमएल फाइल आपने लिख दी। तो वो सारी चीज़ें आपका आर्किटेक्ट करेगा, क्लाउड आर्किटेक्ट वो सारी चीज़ों को कोड करेगा, वाईएमएल की फाइल लिखेगा और उसको अपलोड करेगा गिटहब की रेपो पे। गिटहब की रेपो पे अपलोड करेगा, और जब वो गिटहब की रेपो उस पर अपलोड हो जाएगी तो वहाँ से एक ऑटोमेशन हम चलाएंगे, जिसके थ्रू हम कहते हैं CI/CD। जैसे ही वो गिटहब पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड अपडेट होगा, वो एक ऑटोमेशन से होते हुए गुजरेगा। आपको एक सैम्पल रिपोर्ट मिलेगी कि आपकी कुछ चेंज सेट है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने जा रहे हैं। वो सैम्पल रिपोर्ट जब अप्रूव हो जाएगी, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टीम लीड हैं, या जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर हेड हैं, तो उसके बाद आप क्लाउड फॉर्मेशन को GUI से भी कर सकते हैं, और आप ऑटोमेशन कर रहे हैं तो बाय CLI आप क्लाउड फॉर्मेशन की स्क्रिप्ट टेम्पलेट उस पर अपडेट कर देंगे, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट हो जाएगा या और क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, और यही हम शुरू से डिस्कस करते हुए हैं कि प्रोसेस किस तरह चल रहे हैं, काम किस तरह चल रहा है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी। Recording in progress. जितने स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन हैं उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं, क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी हमारे पास 2:14, तो जो लेट ज्वाइन होंगे अ, उनका लॉस तो नहीं है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर कोई डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है अपने किसी डेस्कटॉप टूल के थ्रू, तो वो भी यूट्यूब पे अपलोड कर देगा, तो आप लोगों का और जल्दी आपको मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक है हमारे पास AWS X-ray। AWS X-ray आपके पास क्लाउड की सर्विस है, अमेजोन क्लाउड की, और यहाँ पर उसका मौजूद होगा डेवलपमेंट टूल्स में वो मौजूद है। और डेवलपमेंट टूल्स की हमने क्लाउड कोड, स्टार कोड, कमिट कोड, आर्टिफैक्ट कोड, बिल्ड कोड, डिप्लॉय कोड, पाइपलाइन, ये सब चीज़ें देखी नहीं। क्लाउड9 जो है AWS का अपना ID है, और क्लाउड शेल AWS का अपना शेल है। तो आज हम X-ray पढ़ने जा रहे हैं।
लैम्डा फंक्शन के बारे में मैं एक बेसिक ओवरव्यू बता चुका हूँ, इसके अलावा डिटेल में भी हम एक सेशन रखेंगे। तो ये हमारे पास AWS एक्सरे अभी फिलहाल इसके बाद नो डेटा फाउंड आ रहा है, कोई डेटा नहीं है इसमें। और ये आपको AWS एक्सरे की सर्विस नज़र आ रही है। एक्सरे गेट स्टार्टेड कर देते हैं हम। AWS एक्सरे आपके पास ट्रेसिंग सर्विस है अक्रॉस AWS अकाउंट। ट्रेसिंग सर्विस से मुराद क्या है? अभी हम बात कर रहे थे आर्किटेक्चर की, जो हमने क्लाउड फॉर्मेशन से बनाया, या किसी भी आपने मैनुअल बनाया या क्लाउड फॉर्मेशन से बनाया, किसी भी तरह आपने अपना एक आर्किटेक्चर बनाया। नॉर्मल हमारे पास किस किस तरह के आर्किटेक्चर होते हैं अभी तक जो हमने क्लास में डिस्कस करें, या आपने किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करा, कोई भी एक आर्किटेक्चर की एग्जांपल दें। मैं एक सिनेरियो आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ी हुई है, आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है जिसकी बैकएंड सर्विस है नोड जेएस पे, डेटाबेस उस पर MySQL कनेक्ट है। MySQL नहीं, SQL का कोई भी डेटाबेस कनेक्ट है उस पर, और फ्रंट एंड उस पर रिएक्ट चल रही है। बताएं आर्किटेक्चर क्या होगा? आप में से कोई भी इस सवाल का जवाब दे पाएगा? मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बेसिक सवाल है अब तक का। मैं अगेन से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक एप्लीकेशन चल रही है जिसका फ्रंट एंड रिएक्ट पे चल रहा है, और मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पे, जिसमें एंड्रॉइड और iOS का वर्जन दोनों है। बैकएंड सर्विसेज आपकी Node.js एक्सप्रेस पे लिखी हुई है, और उस पर एक SQL का डेटाबेस कनेक्टेड है। इसका आर्किटेक्चर क्या हो? आप इंस्टेंस डिज़ाइन करेंगे। इंस्टेंस से क्या मुराद है? इंस्टेंस क्या डिज़ाइन करेंगे? और सर्विस रन करेंगे, ठीक है। लिनक्स, मुझे वो आंसर नहीं मिल पा रहे जो मैंने सवाल पूछा, उससे करीब करीब भी नहीं आ रहा कोई। इंस्टेंस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, फरहान ने सही बताया। सर्विस रन करेंगे, सारी चीज़ें तो कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, आर्किटेक्चर लेवल पे मैं सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, सर्विस करेंगे, उसके साथ डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन हुए हुए हैं, वो ना टेक्स्ट पे कोई जवाब दे रहा। मुझे एटलीस्ट सब अपना कुछ भी एक टेक्स्ट लिख के या हैंड रेस करके मुझे बता दें वो क्लास में हैं भी, या सिर्फ उनका नाम आ रहा सामने।
मोहम्मद इब्राहिम है। मोहम्मद इब्राहिम, आप कोशिश करें जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके आंसर दें, गलत दे दें, आप आंसर दें ताकि मुझे पता लगे आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से मैं आगे चलूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सर्विस स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, ये आपको बिल्कुल 100% सही जवाब है। और कोई? आप लोग मुझसे सर्विस का डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनवाएं, किस तरह से बन सकता है। मैं एक नया क्रिएट कर रहा हूँ, फिर नाम लिख देते हैं। तो बताएं मैं कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत और बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरी कौन कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सा डेटाबेस चल रहा है, जो अभी मैंने आप लोगों को सिनेरियो दिया उसके मुताबिक। अब मुझे आप बताएं कि क्या सबसे पहले क्या कौन सी सर्विस चलेगी। हेलो सर। यस। सर ये आई थिंक एमबीसी को अप्रोच करेगा ये मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन सी सर्विस बनाऊँ यहाँ पर। सबसे पहले सर हम तो मतलब सर हम सबसे पहले एचटीएमएल जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो एचटीएमएल को हम मतलब देखते हैं व्यू को ना। व्यू जो हमारा मॉड्यूल्स को मतलब कॉल करता है, उसके सेकंड के बाद ये कि हम सर सबसे पहले इसी को हम बनाएंगे फ्रंट एंड। सबसे सबसे पहले EC2 बनाएंगे। चलेंगे, EC2 का स्टेंस हो गया आपका, सही है। और इसमें स्टेंस में आपकी कौन सी सर्विस चल रही होगी, आपने क्या कहा, फ्रंट एंड की सर्विस चल रही है। जी सर। पहले सर हम फ्रंट एंड को मतलब व्यू से हम अपना जो कंट्रोलर है उसको हम कॉल करते हैं, और उसके और सेकंड ठीक पे है, जो हमारा जो फ्रंट ऑप्शन एंड। आएगा वो आएगा डेटाबेस, जो हम जो माई आपने जो बताया नोड जिसमें जो माई को लगाएंगे, तो वहां पर हमारा वो डेटा हमारा जो मॉड्यूल्स हैं उनको कॉल करेगा वो डेटाबेस को। चले, एक हमारे पास आपने कहा कि फ्रंट एंड हो गया और एक हमारे पास डेटाबेस हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर। और बताएं। सर एक जो हमारा एक कंट्रोल होगा कंट्रोलर। कंट्रोलर कोई आपकी बैकएंड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, बैकएंड सर्विस जो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं डेटाबेस को कॉल करेंगे, वो तो हमारा जो मॉड्यूल्स होगा ना मॉड्यूल्स कॉल करेगा उसको। तो अभी मैं कौन सी सर्विस बनाऊँ ये मुझे बताएं। डेटाबेस में तो सर हमारे मतलब जो आपने कहा नोड जेएस को हम यूज कर लेंगे वहाँ पे ना, माइस्क्यूएल या कोई भी जो सर्वर डेटाबेस होगा वहाँ कॉल करा लेंगे। अभी हम प्लेटफॉर्म डिसाइड ही नहीं कर रहे ना, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, अभी हम ये चीज़ सोच ही नहीं रहे। डेटाबेस SQL है और मोंगोडीबी, अभी हम कह रहे हैं डेटाबेस से एक फ्रंट एंड है। और बताएं और क्या है। सर बैकएंड। बैकएंड क्या चीज़ है, बैकएंड का सर्वर है या सर्विसेज है। कोई बताएगा। मैंने आप लोगों को जवाब बता दिया, बैकएंड सर्वर या बैकएंड सर्विसेज, दोनों में से एक बताएं। सर बैकएंड सर्विस आई थिंक। बैकएंड सर्विस में कोई बताना चाहेगा। नहीं, बैकएंड सर्वर होगा ना या बैकएंड सर्विस होगी, कोई बताए मुझे और टेक्स्ट में रिप्लाई कर दें। दो ही स्टूडेंट मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, दो तीन, अजीज़ुर रहमान है, एक असफन है, फरहान है, मोहम्मद क्या आएगा, मुझे नाम शो नहीं हो रहा, मोहम्मद अली होंगे शायद, मोहम्मद इब्राहिम है।
तो भाईजान हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पर चल रहे हैं। बैकएंड सर्वर सर्वर तो हमारे पास सारे ही चल रहे हैं, फ्रंट एंड सर्वर चल रहा है, बैकएंड सर्वर चल रहा है। हमारे पास जो अभी आर्किटेक्चर पे हम बात करते हैं हमेशा सर्विसेज की। तो बैकएंड सर्विस हम रन करेंगे और ये सर्विस मल्टीपल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कहा मेरे पास फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड आ गया, डेटाबेस आ गया, तो और आगे क्या होगा? सर्वर कस्टमर की क्यूरी हैंडल नहीं कर रहा था, सर्विस कर रही होती। सर्वर इन सेंस क्या है? सर्वर इन सेंस तो आपका कोई सर्वर चल रहा है, उस पर बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। अगर आप एप्लीकेशन लेवल पे बात करें तो आपकी कोई ना कोई सर्विस रन हो रही है। ठीक है, अब इसकी मैं कनेक्टिविटी कैसे बनाऊं? क्या चीज़ किससे कनेक्ट है? क्या ऐसा हो रहा है? ये इससे कनेक्टेड है, ऐसा हो रहा है, और ये इससे कनेक्टेड है। क्या हो रहा है ऐसा, बताएं। ऐसा कुछ है या मुझे कोई इसको करेक्ट करवाए? आपने कहा बैक एंड विद डेटाबेस, मतलब इसको मैं हटा दूं यहाँ से। बैक एंड सर्विस जो है हमारे डेटाबेस कॉल कर रही है, ऐसा है। और बैक एंड फिर फ्रंट एंड को भी कॉल कर रही है, या फ्रंट एंड बैक एंड को कॉल कर रहा है? सर फ्रंट एंड बैक एंड को कॉल करता है ना। तो फ्रंट एंड बैक एंड को कर रहा है, ठीक है। और बैक एंड सर डेटाबेस से सामने जो फॉर एग्जांपल सामने जो हमारी एक टीम से या कोई भी हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, जो हम जो मतलब कोई भी उस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो भी इवेंट्स हम यानी कि उस पर हम एक्टिव करेंगे, अभी मतलब क्लिक करेंगे इस चीज के ऊपर, तो वो हमारे बैकएंड पे जो हमारा मॉड्यूल्स बना होगा ना पीछे, वो उसको कॉल कर रहा होगा। उसके पीछे हमारी क्यूरी जो भी लगी होंगी वो डेटाबेस से मतलब वो एक्टिव हो रही होंगी पीछे से। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये आर्किटेक्चर हमारा कौन सा हो गया अभी? 3 टियर हो गया। जी सर, 3 लेयर्स हो गया। 3 टियर आर्किटेक्चर हो गया। तो यही मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा था कि एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, उस पर डेटाबेस चल रहा है, बैक एंड नोड जेएस पे चल रही है, तो आर्किटेक्चर कौन सा होगा? तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि 3 टियर आर्किटेक्चर हम फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। बैक एंड सर्विस हमारी कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, नेक्स्ट एक्सप्रेस हो सकता है नोड जेएस पे, और फ्रंट एंड यहाँ पर रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों होते हैं, रिएक्ट फॉर वेब और रिएक्ट नेटिव फॉर मोबाइल। और डेटाबेस हमारे पास कोई भी एसक्यूएल का, ठीक है। तो डेटाबेस हमारे पास कोई भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है छोटी सी। अब मुझे ये बताएं कि ट्रेसिंग क्या होती है हमारे पास। ट्रेसिंग में आप लोगों को बता देता हूँ कि इन अ सेंस मेरे पास बैक एंड सर्विस मल्टीपल है सबसे पहले तो। अब लोगों को मैं ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फिलहाल हमारे पास एक ही डेटाबेस है, मल्टीपल डेटाबेस की नीड नहीं है हमें। और ठीक है, ये रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट में मिटा देता हूँ। तो देखें, एक फ्रंट एंड है, 2 सर्विसेज बैक एंड हो सकती हैं अलग अलग। सबसे पहले मुझे कोई ये जवाब दे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर एक बैकएंड की सर्विस एक सर्विस को केटर करिए, दूसरी बैकएंड सर्विस दूसरी सर्विस को केटर करिए, तो फिर हो सकती है मेरा। नहीं, दोनों इंडिविजुअल है ना, दोनों का आपस में कनेक्टिविटी है नहीं। दोनों फ्रंट एंड मल्टीपल बैकएंड सर्विसेज रन कर सकते हैं अपने पास। बैकएंड का सर्वर कोई एक होना चाहिए, उसके बाद पीछे मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, वो तो पॉसिबल है, लेकिन ये सर्वर ही को 2 हो ये श्योर नहीं है। जिस तरह ई कॉमर्स की एग्जांपल लेते हैं, पेमेंट की सर्विस एक बैकएंड सर्वर पे चल रही है, इसके अलावा बिलिंग की या बिलिंग के अलावा किसी और चीज़ की सर्विस किसी और सर्वर पे चल रही है, तो पॉसिबल है। लेकिन फ्रंट एंड तो अल्टीमेटली एक ही सर्वर से बात कर रहा होगा ना, उसके बैक एंड पे मजीद हो सकती है, लेकिन फ्रंट एंड के लिए तो एक ही बैक एंड होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं एंड पॉइंट एक ही आ रहा है, वो हम एपीआई हैंडलिंग करते हैं, एपीआई गेटवे हैंडलिंग वो अलग हो गया। फिलहाल एपीआई गेटवे का टॉपिक हटा देते हैं हम अभी, ठीक है।
एंड पॉइंट एक ही आ रहा होगा, लेकिन इन अ सेंस बैक एंड सर्विस मल्टीपल हो सकती हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हमारे पास एक कैश पेमेंट की सर्विस अलग चल रही है और हमारी ऑर्डर की सर्विस अलग चल रही है, तो ये सर्विस इंडिविजुअल चल रही होंगी, इनका अलग सर्वर होगा, अलग इंस्टेंस होगा, और इसकी सर्विस का अलग सर्वर अलग इंस्टेंस होगा। फ्रंट एंड जब ज़रूरत होगी हमें इस सर्विस को कॉल करने की, तो जैसे इन अ सेंस हमें सेल परचेजिंग करनी है तो फ्रंट एंड वाली सर्विस कॉल करता है, जब भी कोई पेमेंट करता है तो सेल वाली सर्विस फ्रंट एंड वाली सर्विस कॉल करता है। तो दोनों सर्विस अलग हो सकती हैं, डेटाबेस सेम हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल। तो यही हमारे पास सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर होता है कि हमारे पास अलग अलग सर्विसेज हैं और उसका एक आर्किटेक्चर। तो इसको हम 3 टियर भी कह सकते हैं, हाँ इसको सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। SOA इसका शॉर्ट फॉर्म आता है। तो ये आपके पास सिनेरियो पॉसिबल है बिल्कुल। अब आती है बात ट्रेसिंग की। ये सर्विस हमारी क्लाउड पर चल रही है, डेटाबेस चल रहा है, बैकएंड चल रहा है और ये वाला बैकएंड चल रहा है। अब हम इसमें ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं? ट्रेसिंग इन सेंस हमारे पास यहाँ पे चल रही है एपीआई। फ्रंट एंड और बैक एंड किसके थ्रू कनेक्ट होती है? नॉर्मली हमारे पास एपीआई के थ्रू होती है ना। जी। और यहाँ भी हमारे पास एक एपीआई चल रही है। अब मुझे ये सवाल का जवाब दें कि हमें करनी है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से क्या मुराद है? ट्रेसिंग से मुराद है यहाँ से क्यूरी चल रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ से क्यूरी चल रही है, यहाँ पे जा रही है, और सही है, और यहाँ से क्यूरी चल रही है, यहाँ जा रही है। दरमियान में कोई भी शो स्टॉपर आता है, कोई भी आपके पास नेटवर्क एरर आता है, कोई भी आपके पास सर्विस एरर आता है, तो आप इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे कि एरर यहाँ पर है, एरर यहाँ पर है, एरर यहाँ पर है, एरर यहाँ पर है या यहाँ पर है? कैसे ट्रबल शूट करेंगे कि एरर मेरा कहाँ पर है? उसके लॉग देखेंगे। लॉग्स देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले फ्रंट एंड पर आपके पास एक एरर शो होगा। जी जी। फ्रंट एंड पे आपके पास एक एरर शो होगा कि भाई ये एक आपके पास एरर आ गया। अब आप देखेंगे एरर कोड क्या है, भाई 404 है, मतलब पेज ही अवेलेबल नहीं है। अगर एरर आया 500 समथिंग, आप तो ना सर्वर पे कुछ इशू है, जाके चेक कर लो। तो आप ऐसा पढ़ेंगे एरर। चलो कुछ चीज़ें तो आप हैंडल कर लेंगे स्मार्टली कि ये एरर तो ये आता है, जिसके बाद एक्सपीरियंस हो। नॉर्मली आप क्या करेंगे? लॉग्स देखेंगे कि भाई फ्रंट एंड की सारी सर्विस प्रॉपर कॉल हो रही है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे आप सारी कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। लॉग्स पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको एरर नहीं मिला। फिर आप कहाँ गए? आपने एपीआई को अलग से कॉल करा, अलग से बैकएंड सर्विस को चेक करा, यहाँ भी एरर नहीं है। आपने डेटाबेस को चेक करा, यहाँ भी एरर नहीं है। आपने बैकएंड सर्विस को कॉल करा, यहाँ भी एरर नहीं है। नेटवर्क आपने चेक करा, कहीं एरर ही नहीं है, आपको मिल नहीं रहा, या आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है, आपको एरर फाइंड करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरह से उसको बेहतर करेंगे? ट्रेसेस के थ्रू। ट्रेसेस के थ्रू आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे मेरे पास एक सिंगल ऐसी सर्विस हो जो मेरी ट्रेस करे हर इंडिविजुअल सर्विस को, उसकी कनेक्टिविटी को और उसके नेटवर्क को, उसकी प्रॉपर ट्रेसिंग करे और वो मुझे ला के दे। जहाँ भी एरर आता है मैं ट्रेसिंग में इजीली गेट कर लूँ कि यहाँ पर ट्रेस हो गया, मेरा कहाँ ट्रेस हुआ, यहाँ पर ट्रेस हो गया, ये एरर फाउंड। सही है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको सर्विस यूज कर सकते हैं जो अमेजोन ने प्रोवाइड करी है, AWS एक्सरे। ये आपको प्रोवाइड करती है क्रॉस अकाउंट ट्रेसिंग प्रोवाइड करती है कि आप अपने पास, आपके पास मल्टीपल सर्विस चल रही हैं, मल्टीपल सर्विस आपस में कॉल हो रही हैं, आप इन सारी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं एक सिंगल सर्विस के थ्रू अमेजोन एक्सरे। और आपको अलग से ट्रबल शूट करने के लिए लॉग्स में घूमना नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रेसिंग में आप आगे डायरेक्ट देखेंगे कौन सी सर्विस कहाँ पे ज़्यादा एरर आ रहा है, डायरेक्ट वहीं जाके वहीं के लॉग्स पढ़ूँ, निस्बत तो मैं सब जगह के अलग अलग पढ़ूँ। तो ट्रेसिंग सर्विस AWS एक्सरे आपको प्रोवाइड करता है। तो ये इसका डेमो देख लेते हैं, बेसिक गेटिंग स्टार्टेड विद AWS एक्सरे। तो AWS एक्सरे को अलग से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखेंगे ये होता है AWS एक्सरे द सर्विस हैड एनालाइज डीबग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन से मुराद यही अलग अलग सर्विस की डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो ये एंड कस्टमर यूज एक्सरे टू मॉनिटर एप्लीकेशन ट्रेसेस, मतलब एप्लीकेशन के ट्रेसेस को आप मॉनिटर कर सको, उसकी परफॉर्मेंस देख सको, उसकी कॉल्स देख सको, उसके डाउन टाइम का स्ट्रीम देख सको, डाउन स्ट्रीम देख सको कंपोनेंट की। और क्लाउड पे जो अभी आपकी एप्लीकेशन चल रही है ड्यूरिंग डेवलपमेंट और वट एवर। मेरा एक तो सवाल है,
जी ये काम तो हम लोग लॉट्स भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करके उसके लॉग्स देखकर, तो फिर हमें AWS एक्सेस की यूज ले लेते हैं। सही है, आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। हम वापस से बैक होते हैं सिनेरियो पे जो अभी हमने बात करी। हमारे पास क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड लगा हुआ है जो हमें इस फ्रंट एंड के सर्वर की पूरी डिटेल दे रहा है। इसकी CPU यूजेज दे रहा है, इसकी नेटवर्क डिटेल बता रहा है, इसकी मेमोरी बता रहा है, इसकी सारी चीज़ें बता रहा है। एक हमारे पास क्लाउड वॉच का मैट्रिक इस पे सेट हुआ हुआ है, लॉग्स भी आ रहे हैं, मैट्रिक भी बना हुआ है, लाइव मैट्रिक्स बना हुआ है, जो भी इस पर चेंजेस हो रही है हम हर एक मिनट में उसको अपडेट देख रहे हैं। बैक एंड ही बना हुआ है, डेटाबेस से ही बना हुआ है। तो अगर कोई एरर आता है तो आप फाउंड कैसे करेंगे, मुझे पहले ये बताएं। और उसके लॉग्स को देखकर। हर सर्विस का आप इंडिविजुअल लॉग्स देखेंगे, ऐसा ही है ना? ठीक है सर। सबको प्रॉपर देखेंगे। और ट्रेसिंग आपकी किस लेवल पे हो रही होगी? ट्रेसिंग आपकी हो रही होगी सर्विस लेवल पे, जो जो आपने मैट्रिक्स बनाए हुए हैं। और जो आपने मैट्रिक्स नहीं बनाए हुए उसकी ट्रेसिंग तो हो ही नहीं रही होगी। तो आप ये चाहेंगे कि मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉस अकाउंट कंप्लीट, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है ये रहा, ओवरऑल जितने भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा है ये रहा कंप्लीट, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे टेस्ट करूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं फ्रंट एंड को जाके ढूंढूं, बैक एंड को ढूंढूं, पहले मैं ट्रेस कर लूँ कि मेरे पास एरर कहाँ है, मेरा एरर जैसे यहाँ ट्रेस हुआ, फिर जाके मैं क्लाउड वॉच देख लूँ, क्लाउड वॉच के लॉग्स देख लूँ, जो भी मुझे देखना है। क्लाउड वॉच से पहले भी मैं एक सर्विस चाह रहा हूँ जो ही मुझे यहाँ तक पहुँचाए, मुझे घूमना ना पड़े, मुझे चले मेरा अगर एक्सपीरियंस होगा तो मैं पता लगा लूँगा कि भाई यहाँ पे एरर है। इन अ सेंस मुझे कोई ट्रेसिंग सर्विस मिल जाए कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, ट्रबल शूटिंग करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाए। तो कंप्लीट ओवरऑल आपको जो ट्रेसिंग प्रोवाइड करता है वो AWS एक्सरे प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप एक्सरे में फाइंड करेंगे अपनी ट्रेसिंग कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर क्लाउड वॉच के लॉग्स में आप जाएंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, वो एक फिर अलग केस आ जाएगा। हम बैकएंड और एक्सेस की सर्विस को तो एक्सरे की सर्विस का एक बिल्कुल बेसिक डेमो हम बना लेते हैं। इन्होंने हमें पहले से एक दिया हुआ है, आपने एक सैम्पल एप्लीकेशन दी हुई है Node.js पे, और ये भी मैंने ट्राई भी करी थी लास्ट टाइम, और बिल्कुल परफेक्ट एप्लीकेशन है। इसमें काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, चेक करने के लिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसको मैं आप लोगों को टेस्ट करवाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट योर ऑन एप्लीकेशन। तो टेस्टिंग तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट योर ऑन एप्लीकेशन पर आप जाएँ तो कुछ बेसिक लैंग्वेज हैं जो ये सपोर्ट करता है। AWS एक्सेस तमाम लैंग्वेजेस नहीं करता, तो ये सपोर्ट करता है जावा, Node.js, C# के साथ .NET जो हमारे पास रन होता है, .NET, जावा, Node.js, पाइथन एंड गो, ये सिर्फ 5 ये लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जिसमें AWS एक्सरे की अभी तक के सपोर्ट है। और मेरे हिसाब से AWS एक्सरे तमाम रीजन्स में अवेलेबल नहीं है, कुछ रीजन्स में ये अभी तक आया नहीं है, और यह मे बी के आ गया होगा, मुझे नहीं मालूम होगा। जब मैंने लास्ट टाइम उसको देखा था, ये बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जिसमें AWS एक्सरे की सर्विस चलती नहीं है। तो लास्ट टाइम कतर में तो आ गया था, और उसके बाद कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करें, जावा, पाइथन, गो, जो भी आपके इंस्टेंस में चल रही है, क्योंकि देखें इस लेवल पे आने की नहीं है ना, ट्रेसेस वाले लेवल पे आने की नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको जो सर्वर चल रहा है ना आपका फ्रंट एंड का, यहाँ पे आपको एक्सरे चलाना होगा, एक्सरे का मॉड्यूल चलाना होगा। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि गेट करना, क्योंकि एक्सरे खुद कैसे रीड करेगा। यहाँ भी आपको एक्सरे चलाना होगा, आपको यहाँ भी एक्सरे चलाना होगा। डेटाबेस तो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस का जो भी इंस्टेंस है उसमें भी आपको एक्सरे चलाना होगा, जब भी वो ट्रेस कर पाएगा, वरना वो ट्रेस नहीं करेगा। तो एक्सरे चलेगा कैसे, रन कैसे होगा जी? सर एजेंट क्या रहेगा ना, एक्सरे का एजेंट? बिल्कुल एजेंट, बिल्कुल एजेंट होगा, बिल्कुल उसका एजेंट होगा। तो ये सब कनेक्ट कैसे होगा, तो ये उसके नहीं बता रहा है कि ये सारी लैंग्वेज हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर आपकी एप्लीकेशन Node.js में, जावा में, C# में, पाइथन में, गो में, तो एक्सरे आपको सपोर्ट करता है। तो हम देख लेते हैं, अगर हमारे सेंस Node.js में हमारी एप्लीकेशन, तो हम नेक्स्ट करते हैं Node.js को। तो उसने मुझे पूरा तरीक़ेकार बताया कि आप इसको यूज़ कैसे करोगे और तरीक़ेकार क्या होगा। ये क्योंकि डेवलपमेंट टूल है, एक्सरे जो है आप नोट करेंगे ये डेवलपमेंट टूल है, और यहाँ पर डेवलपमेंट टूल्स की लिस्ट में ही आ रहा होता है ये रहा। तो एक्सरे आपके पास डेवलपमेंट टूल है, तो ये आपको डेवलपमेंट की सारी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपके पास Node.js की एप्लीकेशन, आप एक पैकेट.json बनाएंगे, ऐसा ही है, उसमें आप ये वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम होगा AWS एक्सरे SD, और उसका ये अपडेटेड वर्जन अभी फिलहाल है।
आपके पास एक्सप्रेस चल रही है, आपने एक्सप्रेस को कॉल करा अपने कोड में, उस एक्सप्रेस में ये वाली एसडीके यूज़ करेंगे जो भी आपने npm में इंस्टॉल करवाई है। फिर आपने क्या करा, उसको यूज़ करा, ओपन सेगमेंट करा और अपनी ऐप दे दी, जो भी आपकी करंट ऐप चल रही है वो आपने उसको बता दी कि ये मेरी करंट ऐप है और एक्सेस को ट्रेस कर सके। तो आपको ये तो समझ में आ गया क्लाउड वॉच का और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, डेवलपमेंट सर्विस है। क्लाउड वॉच जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है मैट्रिक्स लॉग्स वगैरह ये सब चीज़ें लाके एक सिंगल सेंट्रलाइज पोजीशन पे दे रहा है, लोकेशन पे दे रहा है। आपने अपना ऐप गेट चलाया, राउटिंग लगाई एक्सेस में, एक index.html का पेज रेंडर करा और आपने क्या कर दिया, आखिर में क्लोज सेगमेंट कर दिया, मतलब ओपन सेगमेंट होगा एक्सरे का, क्लोज सेगमेंट आपके कोड में होगा। तो एक्सरे अब कहाँ का चल रहा है ये हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरे कहाँ चल रहा है, कोड में चल रहा है। मतलब एक तो एक्सरे एजेंट हो गया, एक एक्सरे आपके पास कहाँ चल रहा है, एक्सरे आपके पास एसडी के चलनी है, ऐसा एक्सडी के कहाँ चलनी है, आपके कोड में। इन सेंस आपके पास नोड.जेएस का कोड हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके मुताबिक अगर हमारे पास नोड.जेएस में एसडीके चलनी है और मैंने अभी बात करी कि हमारे पास इंस्टेंस में एक एजेंट इंस्टॉल होगा, तो इन दोनों ये दोनों चीज़ें सेम है या दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? सर फ्रंट एंड में तो हमने इसको एज अ पैकेज इंस्टॉल किया ना, जिस तरह दूसरी सारी सर्विसेज से पैकेज होता है उस तरह इंस्टॉल किया है। और नोड जेएस की एप्लीकेशन के अंदर हमने इसको रिक्वायर करके वो किया है, इंस्टॉल किया है। चलेंगे, हमने एसडीके यूज़ कर ली। अब हमें अपने इंस्टेंस के अंदर कोई एजेंट तो इंस्टॉल नहीं करना ना, या वो अलग है? फ्रंट एंड डिफरेंट, मैं रिपीट करता हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। एजेंट जो है ना ये एक टूल है, एजेंट आपके पास एक टूल है एक्सरे का, एक्सरे एजेंट। और एसडी के आपके पास क्या है, कोड कस्टमाइज सोल्यूशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में अपनी मर्जी की ट्रेसिंग ऑन कर सकें और उसको क्लोज कर सकें। तो आपने यहाँ पे देखा ओपन सेगमेंट और क्लोज सेगमेंट चल रहा है, आपने उसको ओपन करा और अपनी मर्जी से उसको क्लोज कर दिया। आपके पास क्या एसडी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है आपके पास, क्या आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट अपनी एक्सरे को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे मैंने बताया एजेंट अलग इंस्टॉल होगा और एसडी के अलग चलेंगे। मतलब फ्रंट एंड या बैक एंड जो भी आपकी सर्विस है तो उस पर क्या चल रहा होगा आपका, एक्सरे किस तरह से चल रही होगी, एक एक्स्ट्रा एजेंट चल रहा होगा आपका, सही है। और एक क्या हो रहा होगा आपके कोड में, एक्सरे की एसडी के भी यूज हो रही होंगी, दोनों चीजें होंगी। हाँ सर, खाली बैकएंड वाले सर्वर पे दोनों चीज़ों की, बाकी फ्रंट एंड पे तो खाली एजेंट होगा ना। हाँ, फ्रंट एंड पे एजेंट होगा, इन अ सेंस आपको एसडीके की जरूरत है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं। सही। ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। तो ये हमारे सवाल का जवाब आ गया हमारे पास कि अच्छा एक्सरे हो गया हमारे पास कंप्लीट, या अभी एक और हमारे पास चीज़ चलनी है, उसका मैं नाम बता देता हूँ। एक तो हमारे पास हो गया एक्सरे एजेंट, एक हो गया एक्सरे एसडी के। एक्सरे अलग है, एक हमारे पास होगा एक्सरे। एक्सरे किसके थ्रू कनेक्ट होगा, चलिए मैं इसका आर्किटेक्चर बता देता हूँ आपको। एडब्ल्यूएस एक्सरे, एडब्ल्यूएस एक्सरे फाइंड करेगा, चलेगा किस तरह से, एडब्ल्यूएस एक्सरे कनेक्ट होगा अपने एक्सरे डीमन से, सही है। ये एक्सरे डीमन क्या है, एजेंट जिसकी हम बात कर रहे थे देर से। और ये कनेक्ट होगा अपने किससे, एक्सरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट से। तो एक्सरे को डायरेक्ट डेटा नहीं मिलेगा, ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा। तो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आप लगाएं ना लगाएं, आपको डेमन इंस्टॉल करना जरूरी है, वरना एक्सरे के बाद डेटा नहीं पहुंचेगा। ये सर्विस अभी कहाँ पर चल रही है, ये क्लाउड सर्विस है, सही है। ये आपका कौन सा है, ये आपका इंस्टेंस है, सर्विस इंस्टेंस आपका, सही है, आपका इंस्टेंस है। ये क्लाउड की अपनी सर्विस है, ये आपका इंस्टेंस। और ये क्या है आपका, ये आपका कोड है, ठीक है।
तो ये वाला स्टेप तो स्किप हो सकता है, लेकिन अब मुझे ये बताएं AWS एक्सरे एसडी के एक्सरे के कंसोल को, मतलब जो भी आपका एक्सरे की सर्विस है उसको डेटा किसके थ्रू भेजा? आपने डीमन के थ्रू। अगर ये डीमन की सर्विस आपने हटा दी तो ये पॉसिबल होगा भेजना? नहीं होगा। नहीं होगा। तो एक्सरे डीमन जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी एसडीके को किसके कनेक्ट करने में? AWS एक्सरे से कनेक्ट करने के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सरे डीमन। तो ये आपको लाजमी मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी इंस्टेंस चल रहा है, हो सकता है आपने कोड में एसडीके यूज कर ली हो, लेकिन आपका जो इंस्टेंस है उसमें भी डीमन इंस्टॉल होना जरूरी है, वरना इससे और इसकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें सेम इंस्टेंस में चल रही है ना? इंस्टेंस तो एक ही होगा ना, या इंस्टेंस अलग अलग होंगे? नहीं सर, एसडीके वाला कोड तो बैकएंड वाले सर्वर पे चल रहा होगा ना, और फ्रंट एंड के उसके ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर वो डीमन चल रहा होगा। तो ये आपका इंस्टेंस हो गया ना। अगर तो दोनों सेम इंस्टेंस पे बैकएंड और फ्रंट एंड तो फिर तो एक ही इंस्टेंस हुआ, लेकिन नॉर्मली तो बैकएंड अलग इंस्टेंस पे होगा ना। नहीं, अभी मैं सिर्फ आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी हम बैक एंड फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने ऊपर रख दिया अलग। ये आपके पास क्या है? AWS एक्सरे। ये आपके पास क्लाउड सर्विस है ना? ये एक्सरे डीमन क्या है आपके पास? ये टूल है आपके पास। तो ये आपके पास एक इंस्टेंस है, ये आपके पास क्लाउड सर्विस है। उस इंस्टेंस से आपके पास एक एक्स्ट्रा डीमन का पैकेज चल रहा है और आपका कोड चल रहा है। उस कोड में क्या है? आपकी एक्स्ट्रा एसडी के। ऐसा ही है ना? मतलब इन सेंस मेरा बोलने का मतलब ये इंस्टेंस है कि जहाँ पे डीमन चल रहा है, जहाँ एसडी की चल रही है, जाहिर है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है। तो इस इंस्टेंस को, इस सर्विस को डेटा भेजने के लिए किसी चीज की होती है AWS पे। AWS पे हमने देखा था एक्सेस मैनेजमेंट देखी थी। तो मुझे ये बताएं, अगर ये वाली एसडीके इस डेमन को डेटा भेज देगी, सेम इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ ऐसा फायरवॉल नहीं लगा हुआ, ये तो एसडीके डेमन को डेटा भेज देगी। इस डेमन को उसको डेटा भेजने के लिए कोई सर्विस एक्सेस रोल की नीड होगी या नहीं होगी? प्रॉपर हमें IAM रोल इसका देना पड़ेगा कि वो डेटा भेजे। तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपके डेवलपर तो एसडीके लिख देगा, वो तो आपको ख्याल रखना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर डेवलपर को ट्रेसिंग अपनी ऑन करनी है, दिखाना है कि वो कौन कौन से रिक्वेस्ट चला रहा है, क्या जा रहा है, सेगमेंट्स ओपन करने हैं, तो वो तो एसडीके लिख देगा डेवलपर। आपने उसको क्लाउड पर रन करना है। आप किस चीज़ से मेक श्योर होंगे? दो चीज़ों से मेक श्योर होंगे। एक तो आपको उस इंस्टेंस के अंदर डेमन चल रहा हो ताकि डेवलपर ने एसडीके चल रही है वो आपके एक्सेस तक पहुंचे। दूसरी किस चीज़ से आप मेक श्योर होंगे? आपकी IAM रोल पॉलिसी होगी प्रॉपर, जो इसको अलाउ करे कि यहाँ डेटा रखे। अगर आपने सेंस में डेमन रन कर दिया और IAM पॉलिसी नहीं दी तो इसको डेटा भेजेगा? कनेक्शन नहीं होगा, एरर आएगा। और अगर आपने IAM पॉलिसी दे दी और डेमन रन नहीं करा, फिर ये एसडी के डेटा भेज पाएगा? तो आपको मेक श्योर करना है, जो मैंने ब्लू करी है सर्विसेज, आप एक्सरे तो रन कर लेंगे, डेवलपर एसडी के भी लिख देगा, लेकिन इशू क्या आपको फेस करना है कि आपको एवरी टाइम एक्स्ट्रा डेमन चाहिए और एनी टाइम IAM रोल चाहिए। जो आपको मेक श्योर करना है दोनों चीजें हैं तो चलेगा, वरना तो सब बंद हो जाएगा। और आपके पास IAM रोल नहीं है तो भी गया, और IAM रोल है कुछ और नहीं है तो वो भी गया। तो आईएम रोल तो हर सर्विस के लिए चाहिए ही होता है ना, आप अलग से मेंशन क्यों कर रहे हैं आप? मतलब अगर वो तो हम किसी EC2 इंस्टेंस को भी अगर आईएम रोल ना दें या S3 को भी ना दें एक्सेस करने का रोल किसी यूजर को, बिल्कुल तब भी वो नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे मतलब अलग से मेंशन करने का क्या वो है?
अलग से मेंशन करने का कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को पता हो कि IAM रोल भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसको भूले नहीं कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए वर्स्ट होता है अगर आप अपनी कोई भी सर्विस चला रहे हैं और आपके पास एरर आ गया, आप उसको फाइंड ही करते रह जाएंगे कि IAM रोल नहीं है। सही सही। IAM रोल हर सर्विस, अगर मैंने यहाँ पे S3 भी यूज़ करना तो IAM रोल मुझे चाहिए, लाजमी, बिल्कुल चाहिए। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस बात से एक्टिव हैं कि भाई AWS की कनेक्टिविटी जो है उसका पूरा सर्विस एक्सेस रोल और रोल बेस्ड एक्सेस की आपके पास वहाँ पे सर्विसेज हैं, वो आपको रन करनी है, वो आपको वहाँ पे वैलिडेट करवानी है, तभी वो उसका परमिशन अलाउ करेगा, वरना वो नहीं करेगा। ठीक है, तो IAM रोल बताने का मकसद यही है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके रोल आप देख लेना कौन कौन सा रोल इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ IAM रोल कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। सर ऐसा बढ़ा दें कि क्विज हो जाए, अच्छा था। मैं चाह नहीं रहा कि क्विज आपका अच्छा हो, मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रोसेस समझ में आ जाए और आप काम कर रहे हैं। क्विज की टेंशन नहीं है, क्विज नहीं भी हो कोई बात नहीं, ये नहीं बोला। लेकिन आप काम कर लें सर्विस पे, और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप बहुत इजीली इसको कर पाएँ। हाँ ऐसे कर दें सर। ऐसा सही है या क्विज के नहीं सही है, बताएं। नहीं नहीं, सर्विस सही से समझा दें, क्विज की खैर है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सर्विस तो जाता है तो इसकी करता है, दोनों काम करते हैं। आपके पास मैं कुछ रोल आपको बता देता हूँ सबसे पहले। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद हम रन करेंगे AWS एक्सरे। आज हम रन करके देखेंगे, चला के देखेंगे, सब प्रॉपर देखेंगे। तो AWS एक्सरे कौन कौन सी लैंग्वेज पे कंपेटेबल है वो तो हमने देख लिया। चल किसी किसके साथ चलता है, एक तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं AWS पे, एक तो हमारे पास है लेमडा, है ना, लेमडा फंक्शन पे चल सकता है। और कहाँ का चल सकता है हमारे पास, इलास्टिक बीन स्टॉक। और कहाँ का चल सकता है हमारे पास, EC2। इसके अलावा हमारा बिल्कुल EC2 पे चल सकता है। EC2 पे हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंस होगा जहाँ हमारी सर्विस चल रही होगी। EC2 कहाँ पे होगा, अमेजोन क्लाउड पे होगा या ऑन प्रेमिसेस होगा? सर अगर ऑन प्रेमिसेस पे होगा अभी तो इसका एजेंट वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि AWS से कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल सही है। और हमारे पास मतलब क्या क्या होगा, दोनों सपोर्टेड है ना सर? दोनों सपोर्ट हैं बिल्कुल। एक हमारे पास होगा ECS होगा, कंटेनर सर्विस। और क्या क्या है हमारे पास, एक हम आगे जाके पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ चुके हैं, इलास्टिक लोड बैलेंसर। ये भी हमारे पास सपोर्टिंग है, क्योंकि ट्रेसिंग में इसकी भी नीड है ना। अगर हमारे पास लोड आ रहा है यूजर का, वो पहले लोड बैलेंसर के पास जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके इंस्टेंस को। अगर लोड बैलेंसर में फेल आ गया तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको ट्रेसिंग में लोड बैलेंसर भी चाहिए, ताकि आप देख सकें कि आपकी ट्रेसिंग कहाँ पे जाके रुक रही है। और सर क्या है, राउट। एक हमारे पास सर है गेटवे, API गेटवे, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी हमने उसका एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था कि फ्रंट एंड के बाद जो एंड पॉइंट होगा वो API गेटवे का होगा, हम बाद में देखेंगे वो क्या होता है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। तो ये सारी वो सर्विसेज हैं जिसके साथ आप AWS एक्स्ट्रा की कनेक्टिविटी बना सकते हैं। सर राउट और 53 भी को सपोर्ट नहीं करता? नहीं, राउट 53 को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि हालांकि उसकी तो सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि DNS तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। नहीं, राउट 53 क्योंकि ये ना डेवलपमेंट टूल है, उसको करना नहीं चाहिए राउट 53 के। नहीं करता, डेवलपमेंट टूल है ये ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट टेस्टिंग ये सारी चीज़ें कर रहा है। आपकी नेटवर्क टेस्टिंग राउट 53 तो ऑलरेडी दे देता है, आपको नीड ही नहीं होती वहाँ। ये आपको इन केस ऑफ डेवलपमेंट कोड ट्रेसिंग दे रहा है कि आपका कोड चल रहा है, कोड दूसरे कोड को कॉल कर रहा है, कहाँ पे बीच में फंस रहा है। ये सारी चीज़ें तो आप लॉग से भी कर लेंगे। आप बोलेंगे एक्सरे का क्या फ़ायदा अलग से, तो एक्सरे ने आपको एक डेवलपमेंट प्रैक्टिस दी है कि आप इसके SDK इम्प्लीमेंट करें अपने पास, और आप प्रॉपर ट्रेस मैनेजमेंट करें अपनी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कहाँ पे एरर आ रहा है, किस चीज़ में एरर आ रहा है, आप प्रॉपर कोडिंग करें उसमें। तो ये सारी सर्विसेज पे AWS एक्सरे आपके पास चलेगा। और
आई एम रोल का भी मैं बता देता हूँ। आई एम रोल से पहले हम देख लेते हैं डीमन, डीमन कैसे चलता है। डीमन से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी सर्विसेज क्या होंगी। AWS एक्सरे आई एम रोल फॉर EC2। अगर आप EC2 चला रहे हैं तो आई एम रोल क्या होंगी। बिल्कुल, डेवलपर्स को तो नहीं दी हुई होगी हमने 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 दी हुई होगी हमारे एप्लीकेशन का जो सेंस चल रहा है उसमें हमने एक रोल अटैच करा हुआ होगा। ठीक है, तो वर्क विद IAM, तो यहाँ पे आपको सर्व आ रही होंगी आइडेंटिटी बेस एक्शन, AWS एक्सरे, ग्रेट, क्रिएट ग्रुप, गेट ग्रुप, सेगमेंट। मैं आपको राइट पॉलिसीज बता देता हूँ कुछ, जिसमें हमारे पास पुट सेगमेंट है, पुट ट्रैक्स। हम एक काम करते हैं, हम एक बना लेते हैं सर्विस जब तक। तो ये तो हमने देख लिया, हमें रिक्वायर्ड है सबसे पहले एसडी के हमारी हो गई, कंप्लीट हो गई 100%। उसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है, डीमन। डीमन कैसे इंस्टॉल होगा, ये तो हमारा कोड हो गया Node.js का। उसके बाद सेकंड हमें रिक्वायर्ड है डीमन। डीमन के लिए हमारे पास अगर लिनक्स चल रहा है तो आप कर्ल के थ्रू उसको डाउनलोड करेंगे और yum के थ्रू उसको इंस्टॉल कर देंगे RPM का पैकेज। अगर आपके पास चल रहा है EC2 ऑन विंडो तो आप उसको इस तरह से डाउनलोड करेंगे और रन करेंगे। अगर अमेजोन का ECS चल रहा है तो आप उसको इस तरह डाउनलोड करके रन करेंगे। इलास्टिक बीनस्टॉक पे आप क्या करेंगे, नजर आ रहा है किसी को, मुझे बताए। ये तो क्लाउड फॉर्मेशन वाला कोड है ना, इलास्टिक बीनस्टॉक वाला। नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन अलग है। इलास्टिक बीनस्टॉक हाँ क्लाउड फॉर्मेशन की स्किप यूज करता है। इलास्टिक बीनस्टॉक हमने पढ़ा नहीं, मैं खाली आपको ये कंटेंट दिखा रहा हूँ कि इलास्टिक बीनस्टॉक में हम एक्सरे की डेमन किस तरह रन करेंगे। ये हमारे पास एक मैनेज सर्विस है इलास्टिक बीनस्टॉक। ये क्या होता है कि आपको कोई भी अपना एनवायरनमेंट खड़ा करना है Node.js का, पाइथन का, PHP का, तो आप डायरेक्ट इलास्टिक बीनस्टॉक पे जाते हैं, अप एंड रनिंग क्रिएट करते हैं डायरेक्ट। उस प्लेटफॉर्म को आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं मेरा प्लेटफॉर्म Node.js और वो आपको पूरा एनवायरनमेंट बना के दे देता है। तो उस इलास्टिक बीनस्टॉक पे आप डेमन कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सवाल यहाँ पे आता है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो बना के दे रहा है सारा और आपको तो कुछ इंस्टॉल करने की नीड ही नहीं होती वहाँ पे। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन का कोड रन करते हैं जहाँ होती है आपकी SDK। तो इस तरह का आपके पास सर्वर तो नहीं है लिनक्स का जहाँ पे आप कल चलाएं, कल से डाउनलोड करें, उसके बाद इंस्टॉल करें। तो इलास्टिक बीनस्टॉक पे आप क्या करते हैं, आप एक फाइल रन करते हैं, फाइल रख देते हैं, उस फाइल की एक नाम होता है .eb एक्सटेंशन, इलास्टिक बीनस्टॉक एक्सटेंशन, और उस फाइल के अंदर एक फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, उसका नाम होता है .eb एक्सटेंशन। और उस डायरेक्टरी में आप एक कॉन्फिग फाइल रखते हैं, उस कॉन्फिग फाइल में आप ये कंटेंट रख देते हैं कि जो आपका इलास्टिक बीनस्टॉक का एक्सरे है उसको आप इनेबल कर दो, क्योंकि इसमें आपके पास कोई डायरेक्ट शेल एक्सेस तो है नहीं जब आप अपनी मर्जी का कुछ इंस्टॉल कर लो। तो आप क्या करते हो, रूट पे एक फाइल रख देते हो, एक EB एक्सटेंशन और एक्सरे डेमन कॉन्फिग, और उसमें ये कंटेंट रख देते हो उस फाइल के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी सर्विस है जहाँ पे आपको शेल की एक्सेस ही नहीं है, डायरेक्ट आपको मैनेज सर्विस मिल रही है, तो वहाँ पर आप इस तरह की फाइल रखोगे और वो फाइल रूट पे होगी, तो ये खुद रीड कर लेगा कि इस पे एक्सरे की सर्विस जो है वो चला दो, रन कर दो, इनेबल कर दो। तो ये फाइल का एक्सटेंशन आप लोग याद रखना कि चल जाइए। लैम्डा देख लेते हैं।
लेमडा में एक्सरे किस तरह इनेबल होगा? लेमडा में तो हमारे पास कोई शेल ही नहीं होता, तो डायरेक्ट फंक्शन चल रहा होता। लेमडा में क्या आ रहा है, किस तरह से होगा? ये कह रहे हैं लैम्डा में जो ना ऑटोमेटिकली एक्सरे इंस्टॉल हुआ होता है पहले से, और आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ पर जाके ऑप्शन में से इनेबल करना होता है ट्रेसिंग को। तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको एक्सरे से कनेक्ट कर देता है, आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। ठीक है, लैम्डा में आपको इनेबल करना होगा। इलास्टिक बिनस्टॉक में आपको क्या करना होगा, एक रूट पर फाइल रखनी होगी इस तरह की। और ECS में आपको क्या करना होगा, ये देख लें। ECS में सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर का नाम होगा एक्स्ट्रा डीमन, और एक्स्ट्रा डीमन में आपको जाना है और वहाँ पर आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी है और उसको अनजिप करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा उस फाइल के अंदर आपको क्या करना है, डॉकर फाइल बनानी है। डॉकर फाइल आप कहाँ बनाएंगे, एक्स्ट्रा डीमन के अंदर। जब ये फोल्डर हमने बनाया उसमें एक डॉकर फाइल बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे फॉर्म ubuntu, जो भी आपके ubuntu का करंट वर्जन चल रहा है, कॉपी करेंगे आप एक्सरे को उसकी USR बिन एक्स्ट्रा डीमन में, और उसमें आप कमांड रन कर देंगे एक्स्ट्रा डीमन, और ये उसमें रन कर दो। उसके बाद आप एक इमेज बिल्ड कर देंगे। इमेज बिल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, उस इमेज को अपने पास रन कर देंगे, डिप्लॉय योर एप्लीकेशन फंक्शन AWS एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, आप इसको डॉकर बिल्ड बनाकर उसको रन कर देंगे अपने इंस्टेंस के साथ। तो ये डॉकर का तरीका होगा। और अगर आपके पास चल रहा है, अगर आपके पास चल रहा है ECS आप लोगों को याद होगा बिल्कुल किस तरह चलता था हमारे पास। ये हमारे पास ECS का स्टेंस है, मतलब क्या है, EC2 स्टेंस। तो ये किसके थ्रू रजिस्टर हुआ है, ECS क्लस्टर में रजिस्टर हुआ है। सही है, नॉर्मली यहाँ पे क्या चलता था, सबसे हमारे पास ECS का एजेंट चलता था। फिर और क्या चलता था, हमारा डायरेक्ट कंटेनर रन हो जाता था, एप्लीकेशन कंटेनर। एप्लीकेशन कंटेनर हमारे पास मल्टीपल हो सकते थे। एक कंटेनर हमारे पास मल्टीपल हो सकते थे, जितने भी हम चाहें हम चला सकते थे। हमें क्या करना है, एक और कंटेनर रन करना है, उसका नाम क्या होगा, तो ये दो आपके जो हैं हर इंस्टेंस में होंगे, दो कंटेनर। ये दो कंटेनर आपको हर इंस्टेंस में मिलेंगे। सही है, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, कंटेनर कितने भी रखें, एक रखें, दो रखें, तीन रखें, तो ये आपको हर जगह मिलेंगे और इसकी आपको नीड नहीं होगी। और एक्स्ट्रा डीमन जो है और एक्स्ट्रा एजेंट हर जगह चल रहा होगा। सही है, ये तीन घंटे चलने के दो, ये दोनों हर जगह चल रहे होंगे। सही है, तो ये तरीक़ेकार होगा। एक होता है साइड कार कंटेनर, कोई मुझे बताएगा साइड कार कंटेनर क्या होता है? एक एक और कंटेनर होता है जो उसको रन करने में मदद देता है, उसका सेकंड कंटेनर। सेकंड कंटेनर के साथ एक और कंटेनर चल रहा होता है जो बिल्कुल उसके साथ साइड कार अटैच होता है, और एक्स्ट्रा डीमन आप उस पर भी कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा डीमन साइड कार भी चला सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप एक्स्ट्रा डीमन के अलग से ही चलाएं, आप इस तरह भी चला सकते हैं कि हर एक कंटेनर के साथ उसका एक साइड कार होगा और वो एक्स्ट्रा डीमन होगा।
सही है। तो एक ये तरीका भी सही है कि आप एक्स्ट्रा डीमन एक पूरे इंस्टेंस में चला दें और ऐप कंटेनर जो भी आपके वो चलते हैं, और एक है कि हर ऐप कंटेनर के साथ उसका एक्स्ट्रा डीमन चल रहा हो, अलग से आपको एक्स्ट्रा एजेंट चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों तरीके बिल्कुल परफेक्ट हैं और बिल्कुल सही हैं। एक्स्ट्रा डीमन हर कंटेनर के साथ होता है, तो इसका मतलब है एक ही पॉड में कम से कम 2 कंटेनर्स तो होंगे ही ना। ऐसा ही है। हर पॉड में दूसरा कंटेनर आ जाएगा और उसके अंदर ये डीमन चल रहा होगा। हाँ, अगर कुबरनेटिस के सेंस में बात करें तो एक पोर्ट में हमारे पास 2 कंटेनर चल रहे हैं। तो ये तो दोनों तरह से ये पॉसिबल है, दोनों तरह से ये मैनेजेबल है। आप ऐसे भी चला सकते हैं, आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं। जब इन्होंने आपको डॉकर फाइल बिल्ड करने की नहीं दी हुई। लैम्डा में हमें इनेबल करना खाली ऑप्शन होगा। इलास्टिक बीनस्टॉक पे हमें रूट पे फाइल रखनी है ताकि वो इनेबल हो जाए। ECS में हमें कंटेनर चलाना है, विंडोज़ में हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करके पावर शेल में फिर चलाना है, और इस लिनक्स में हमें डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना है। और जो तरीक़ेकार है SD की अपनी जगह, ये सब अपनी जगह। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लॉन्च या सैम्पल एप्लीकेशन Node.js कर रहा हूँ सबसे पहले, ताकि वो सैम्पल एप्लीकेशन मुझे मिल जाए। तो एक ये बिल्कुल लॉन्च या सैम्पल एप्लीकेशन का ऑप्शन ही क्लाउड फॉर्मेशन पे ले जाएगा मुझे। उसको मैं बना के देख चुका हूँ इससे पहले, और ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक एग्जाम्पल दी भी है। तो ये क्लाउड रेडी टेम्पलेट आपके पास आ गया है, और आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट करें या टेस्ट करें। ये एक्सरे का टेम्पलेट पहले का रखा हुआ है IML का आपका। अच्छा, इसको एक्सेस नहीं है। इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्लाउड फॉर्मेशन से। क्लाउड फॉर्मेशन हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। एक टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है। मैं आपको व्यू एंड डिज़ाइन दिखाया था एक बार। देखें, ये है व्यू एंड डिज़ाइन। ये आपको कनेक्ट कर रहा है इलास्टिक बीनस्टॉक एप्लीकेशन से। इलास्टिक बीनस्टॉक पे क्रिएट कर रहा है, वहाँ पर ये आपको कनेक्ट कर रहा है। एप्लीकेशन वर्जन है जो आपका, और उसका नाम है इलास्टिक बीनस्टॉक वर्जन, और एक है आपका एप्लीकेशन वर्जन इलास्टिक बीनस्टॉक वर्जन। और यहाँ पर आपकी चल रहा है कुछ सैम्पल इंस्टेंस प्रोफाइल रोल, जो हमने बताया था अभी IAM रोल की नीड होती है। देखें, रोल भी अलग से दिखा रहा है, और रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कौन सा इंस्टेंस रोल लिया है? सैम्पल इंस्टेंस प्रोफाइल रोल। दूसरा कौन सा है? सैम्पल EB सर्विस रोल। तीसरा रोल कौन सा है? सैम्पल इंस्टेंस प्रोफाइल रोल का एक इंस्टेंस प्रोफाइल रोल, एक और अटैच है। ये सब कहाँ जा रहे हैं आपके? ये जा रहे हैं आपकी एक्सरे राइट ओनली पॉलिसी, जो IAM पॉलिसी है। तो देखें, एक्सरे का और IAM पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है, इसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और IAM पॉलिसी प्रॉपर होती हैं और आपको देनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैं हर टॉपिक में उसको बार बार इसीलिए डिस्कस करता हूँ कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इस चीज़ को आपको याद रहे कि भाई IAM पॉलिसी भी मुझे देनी है, और सर्विस के मुताबिक देनी है, मिनिमम देनी है। मिनिमम से क्या मुराद है हमारी, कि सारी सर्विसेज की पॉलिसी नहीं दे देनी, जो जो नीड है सिर्फ वो देना है। ये नहीं हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे दें। इंस्टेंस प्रोफाइल क्या था? इंस्टेंस प्रोफाइल्स ने अपने पास सर्विस बनाई हुई है, जो जिस पर रोल उसको मिल रहा है। इलास्टिक बीनस्टॉक हमने पढ़ा नहीं है, हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं था इलास्टिक बीनस्टॉक का। हम एक बेसिक ओवरव्यू ही कर रहे हैं अभी। अच्छा, मैं प्रीवियस जा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन लॉन्च ही नहीं हुई। इसको मैं पहले लॉन्च कर लेता हूँ। क्लाउड रेडी टेम्पलेट है, इसको हम अभी व्यू डिज़ाइन देख चुके हैं। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं इसको। देखें, पैरामीटर्स का फ़ायदा ये होता है, अब यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का सबनेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पैरामीटर में डिफाइन करा हुआ होगा। सबनेट मैं बता देता हूँ, ये वाला VPC भी देखें, यहाँ पर मुझसे अपनी मर्ज़ी का पूछ रहा है, पैरामीटर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो इसीलिए हम पैरामीटर हमने लास्ट टाइम क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट में यूज़ करे थे, कि उसको आप डायनामिक बना सकते हैं इस तरह से। उसका नाम था सिंपल एक्सरे टेम्पलेट, और यहाँ पर उसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, एक्सरे सैंपल नोड एप्लीकेशन।
सही है, ये नाम हम रख देते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। टैग की ज़रूरत नहीं है, IAM कोई अभी मैं परमिशन नहीं दे रहा उसको बनी बनाए, खुद ही उठा लेगा। स्टैक पॉलिसी हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, रोल बैक हमें कुछ टाइम नहीं देना रोल बैक के लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट रोल बैक हमारे पास इनेबल होता है, ये रहा। इन केस ऑफ फेलियर रोल बैक बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। परमिशन प्रोटेक्शन हमें नहीं देनी, नेक्स्ट कर देते हैं इसको। रिव्यू कर लेते हैं, ये हमारा टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सबनेट और VPC हमने पैरामीटर चूज़ करें, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक है। क्रिएट स्टैक कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन माइट क्रिएट IAM रिसोर्स, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। इतने सारे इवेंट आ गए इतनी जल्दी, यूजर इनिशिएटेड, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। इलास्टिक बेअनस्टॉक एप्लीकेशन कम्प्लीटली क्रिएट हो गई है, और उसका एप्लीकेशन वर्जन बन गया है, बाकी चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, वो भी अभी आ जाएंगी। राइट ओनली पॉलिसी है, सिंपल इंस्टेंस प्रोफाइल है, एक्स राइट ओनली पॉलिसी है। एक्स राइट ओनली पॉलिसी भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पे? हमें रिक्वायर्ड है एक्स राइट ओनली पॉलिसी जो IAM पॉलिसी है, सिंपल इंस्टेंस प्रोफाइल रोल जो IAM का एक रोल हमने बनाया है, ये पॉलिसीज को अटैच इंस्टेंस प्रोफाइल हमारे पास IAM की सर्विस है जो हमने वहाँ पे क्रिएट करी है, इंस्टेंस प्रोफाइल। सही है, और हमने क्या कहा, सिंपल EBS सर्विस रोल, तो ये हमारे पास इलास्टिक बिंग स्टोरेज का सर्विस रोल क्रिएट हुआ है, और ये भी सब क्रिएट हो गया है। फिलहाल इंस्टेंस प्रोफाइल जो है इन प्रोग्रेस है, जो हमारे पास क्रिएट हुई है IAM पे। इलास्टिक बेअनस्टॉक एप्लीकेशन वर्जन है जो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। इलास्टिक बेअनस्टॉक एप्लीकेशन जो है एक एप्लीकेशन वर्जन है, और एप्लीकेशन दो चीज़ें क्रिएट होते हैं आपकी इलास्टिक बेअनस्टॉक की, एप्लीकेशन और स्ट्रैक एप्लीकेशन वर्जन, दोनों क्रिएट हो गए आपके पास। तो अभी लास्ट जो ये टाइम लगा रहा है रिसोर्स क्रिएट इनिशिएटिंग, तो हम देखते हैं क्रिएट हो जाए पूरा। तो ये भी हो गया। अभी इलास्टिक बेअनस्टॉक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, सारी चीज़ें हो गई हैं इसकी। इवेंट अगर हम देखें तो इवेंट हमारे पास प्रॉपर इवेंट आ रहे होंगे कि अभी करंटली कहाँ हैं और कहाँ तक पहुँच गया, तो ये सारी चीज़ें इन प्रोग्रेस चल रही थी, ये क्रिएट हो गया कंप्लीट। अभी इन्वायरमेंट इन प्रोग्रेस चल रहा है, रिसोर्स क्रिएट इनिशिएटेड हो गई, और ये अभी हो गया होगा क्रिएट, या डायरेक्ट आप रिसोर्स में देख लें तो आपको अप टू डेट आ जाएगा कि अभी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। एक्सरे आप सबसे ज़्यादा प्रीफर करा जाता है जब आप कोई माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेसिंग करना बहुत पेनफुल टास्क होता है। मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, माइक्रो सर्विसेज होती हैं, और हर एक को मॉनिटर करना कहाँ पे क्या चल रहा है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हमें एक्सरे की ट्रेसिंग सर्विस बहुत ज़्यादा काम आती है कि हम उसकी SDK इम्प्लीमेंट कर देते हैं, डेमन रन कर देते हैं, और जब भी हमें कुछ फेलियर लगता है, ट्रबल शूट करना होता है, तो हम क्लाउड वॉच पे जाने से पहले AWS एक्सरे पे जाते हैं, देखते हैं कि फेलियर क्या है, किस किस्म का फेलियर है, उसके बाद वहाँ जाकर उसको रिजॉल्व करते हैं। अच्छा सर, एक
ये देखें, हमने एक स्टैक ने दूसरा स्टैक क्रिएट करा है अभी अभी करंटली। हमने देखा कि हमने तो ये क्रिएट करा था और एक स्टैक ने दूसरा स्टैक क्रिएट करा है, तो ये भी पॉसिबल है AWS पे कि आप एक रिसोर्स जो है दूसरी रिसोर्स क्रिएट कर सकती है। जी सर बोले। सर बोल रहे थे कि अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर AWS एक्सरे ऑलरेडी इनेबल्ड नहीं है और उसके अंदर कोई एरर्स आ रहे हैं और हमने बाद में बोला कि एक्सरे इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, तो क्या वो फिर भी मतलब उस एरर को देख लेगा, या एक्सरे इंस्टॉल बिल्कुल होने के देख लेगा। बाद एरर आना जरूरी एक्सरे है? इंस्टॉल होने के बाद अगर उसको एरर लाइव मिलेगा तो वो देख लेगा। अगर पुराना एरर होगा तो नहीं बताएगा। अगर लाइव उसको उसी वक्त मिलेगा चलता हुआ रनिंग एरर, तो वो देख लेगा। मतलब एक्सरे इंस्टॉल होने से पहले जो एरर्स आए हुए होंगे वो उसको नहीं देखेगा, उसका नहीं बताएगा? ये आपको हिस्ट्री नहीं दे रहा ना, ये आपको लाइव बता रहा है। हिस्ट्री जो है वो क्लाउड वॉच लॉग्स पे मौजूद है आपके पास। ये आपको लाइव कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ट्रेसिंग दिखा रहा है लाइव कि अभी आपके पास करंट क्या चल रहा है। ये आपको 1 घंटे पहले का नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है। तो रिसोर्स क्रिएशन हमारे पास ऑलमोस्ट हो गई है। इन्वायरमेंट लास्ट हमारा जो पास जो क्रिएट हो रहा है। मेन दोबारा सवाल करें। आपके पास उस पर भी बताएगा बिल्कुल। इसकी नीड ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लोकल सिस्टम पे आप देख रहे हैं, आप IM रोल कनेक्ट करें अपने पास, देखें इसमें रिक्वायर्ड क्या है। एक्सरे को रिक्वायर्ड है उसका डीमन, और डीमन को रिक्वायर्ड है IM रोल। अगर आपने डीमन लोकल अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया सही है और उसको IM रोल अटैच कर दिया तो वहाँ भी बताएगा। ठीक है। तो इलास्टिक बीनस्टॉक में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, कंप्यूटर सर्विस में होगा ये। ये इलास्टिक बीनस्टॉक है और करंटली यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई जिसका नाम है नोड एप्लीकेशन एक्सेस सैंपल। हेल्थ इसकी ओके। और ये आपके पास एप्लीकेशन अभी क्रिएट हुई है। तो इसमें कोई प्लेटफॉर्म डेप्रिकेटेड यूज़ हो रहा है, बहुत पुराना। जाहिर सी बात है, हमने सैंपल टेम्पलेट करा क्योंकि पुराना प्लेटफॉर्म ही चल रहा होगा। नॉट जस्ट रनिंग ऑन 64 बिट अमेजोन लिनक्स पे चल रहा है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इसका URL वगैरह सब चीज़ें आ गई हैं। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास नॉट जस्ट का डेप्रिकेटेड प्लेटफॉर्म चल रहा है। जाहिर है हमने उसको अपडेट नहीं लगा क्योंकि हमने सैम्पल टेम्पलेट बनाया है। तो फाइनली हमारी ये एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट होके रन हो गई है। और मैं उसको यहाँ से देख लेता हूँ। तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली क्रिएट हो गए होंगे। बिल्कुल देखें, सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो गए। ये हमारे पास एप्लीकेशन वर्जन भी हमारा रन हुआ है, ये रहा। तो सक्सेसफुली हमारी सब चीज़ें यहाँ पे चल गई हैं, क्रिएट हो गई हैं। क्लाउड फॉर्मेशन पे भी आ गई हैं। अब मैं चलाने जा रहा हूँ एक्सरे। अच्छा, एक्सरे अभी तक बनाया नहीं, मैंने सिर्फ सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट करी थी। अब मैं डन कर रहा हूँ, ये एक्सरे क्रिएट कर देगा। डेटा नोट फाउंड, डेटा नोट फाउंड, फाउंड हो जाएगा उसको थोड़ी देर में। अच्छा, हमने उसको गेट भी नहीं करा है। बिल्कुल हाँ, ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना क्योंकि इसमें जो स्टेंस क्रिएट हुआ है वो चार्ज करेगा पैसे बिल्कुल। और उसको थोड़ा देख लेना है। अच्छा, यहाँ से मैं एक IP उठा लेता हूँ, आउटपुट्स पर आ रही है। इस IP को हम गेट कर लेते हैं तो हमारे पास एक्सरे की एप्लीकेशन आ गई। ठीक, ये मैंने कहाँ से गेट करी है, मेरे क्लाउड फॉर्मेशन पे इन्होंने आउटपुट्स में URL रखा हुआ था पहले से एक्सरे का। तो ये मैंने उठा लिया यहाँ से और इससे मैंने एप्लीकेशन एक्सेस कर ली है। और एप्लीकेशन एक्सेस क्यों नहीं चली है अभी तक?
सर्विस मैप आ गया। तो देखें ये आ गई हमारी एप्लीकेशन के क्लाइंट है जो मैं हूँ, और वो उससे कनेक्ट हो रहा है 100%, और टाइम इसका क्या आ रहा है 0.2 आ रहा है पर मिनट। सही है। और ये देखें प्रॉपर ट्रेसिंग स्टार्ट हो गई है हमारी। तो अभी सर्विस अप एंड रनिंग है, चल रही है, अभी कुछ मैंने यहाँ चलाया नहीं है। तो ये देखें ये मेरी सैम्पल एप्लीकेशन थी जिसमें एक अबाउट बना हुआ है, एक ब्लॉग बना हुआ है, एक प्रेस बना हुआ है जिस पर कुछ भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ ये बटन बने हुए नाम के। तो और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक लिंक रखा हुआ है कि आप AWS एक्सेस से कंसोल गेट कर लें, साइड ही रखी है। यहाँ पर आप ये सैम्पल एप्लीकेशन ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। उसकी वजह क्या है, इसमें मैंने एक सबसे काम की चीज़ देखी, इन्होंने यहाँ पे एक इस तरह की सैम्पल एप्लीकेशन बनाई हुई Node.js पे। जब मैं इसके स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा ये मल्टीपल साइनअप्स करेगा मेरी एप्लीकेशन पे। मल्टीपल साइनअप्स से मुराद क्या है कि इसके अंदर हमारे पास एक्सरे के साथ साथ बहुत सारी और भी सर्विस चल रही हैं जो हाँ बस यहाँ पे आ रही होंगी। बिलिंग हम बाद में देखते हैं इसकी। तो ये इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी थी एप्लीकेशन में कि जब मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, मल्टीपल साइनअप करेगा। देखें 10 साइनअप रिक्वेस्ट पर मिनट करेगा ये। और सही है, होगा क्या इससे, इससे होगा कुछ एरर्स आएंगे। जब 10 साइनअप रिक्वेस्ट जाएगी पर मिनट तो एरर क्या आएंगे, सेम यूज़र से साइनअप जाएगा। सही है। और डुप्लीकेट साइनअप करेगा ईच मिनट्स के अंदर। तो ये तो क्या होगा, कुछ एरर्स आएंगे, और एरर्स में हम ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं वो भी हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो इसने हमें क्लाइंट को कनेक्ट करा है AWS बीनस्टॉक एनवायरनमेंट के साथ, और यहाँ पे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया है। इसने क्या करा, साइन अप करा इस ईमेल से testing.com AWS एक्सरे। फिर अब इसने याली ईमेल से साइन अप करा। अब इसने याली ईमेल से साइन अप करा, और ये देखेंगे एक के बाद एक साइन अप करता जाएगा। साथ साइन अप कर चुका है। हम अपना ट्रेसिंग यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, ये भी लोड हो गया होगा। सर्विस मैप नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, मैप जो अपडेट हो रहा है अभी फिलहाल, इसकी सारी सर्विस नज़र नहीं आ रही है अभी क्योंकि अपडेट हो रहा है। अपडेट होगा तो सब सर्विस नज़र आएगी। 10 कर चुका है अभी करंट, 11 पे चली गई, 12, और ये भी हमारा रिफ्रेश हो गया होगा, हो रहा है। इसको मैं पूरा ही रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इसको सर्विसेज मिल रही हैं, देखें कौन सी सर्विस मिली है इसको, स्टेक स्टार्टअप साइन अप टेबल, और इसको क्या मिला है, स्टेक न्यू साइन अप टॉपिक। तो इन सब की आपके पास सर्विस डिटेल आ रही है, आपके पास मॉनिटरिंग आ रही है पूरी, कि आप यहाँ पे आके कनेक्ट करें क्लाइंट पे, और क्लाइंट पे, और यहाँ पे आप आए। एरर कितना आ गया देखें, 9% एरर आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, जब क्लाइंट आपकी सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा है 9% एरर आ रहे हैं 2 मिनट 2T में। और आप यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो आपके पास 100% ओके, यहाँ पे आप कनेक्ट करें तो 100% ओके। लेकिन जब आप यहाँ से कनेक्ट करें तो आपके पास क्या आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं। तो पता क्या चला, एरर कहाँ से आ रहे हैं, इस सर्विस पे आ रहे हैं जो इलास्टिक बीनस्टॉक पे चल रही है। बिल्कुल हमारे एरर इसकी वजह से आ रहे हैं कि हमने यहाँ पे 23 साइन अप कर चुके हैं। सही है। तो ये इसकी वजह से एरर आ रहे हैं। तो देखें आपके पास एरर कहाँ पर है, देंगे 100% ओके, ये 100% ओके, और यहाँ पे एरर है। तो कितना इजी आपको ट्रेस करना मिल गया कि आपको ढूंढने की। अभी मैं परेशान होता, मेरा एरर कहाँ है, मैं पहले इलास्टिक बीनस्टॉक चेक करता, फिर मैं क्या करता, फिर मैं जाकर दूसरी सर्विस चेक करता, और उसको मैनुअली चेक करता, अलग अलग से इंडिविजुअल्स को चेक करता है। उसको ट्रेसिंग ने मुझे क्या कर दिया, कि आसान की तरह यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी ओके, यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी ओके, एरर है यहाँ पे बीच में, आप फाइंड कर लो। तो मैं इसको इजीली फाइंड कर लूँगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास ये डैशबोर्ड आ रहा है, ट्रेसिंग आ रही है प्रॉपर, ये मेरी ट्रेसिंग चल रही है। और इस ट्रेसिंग में मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्ट कितने हैं, 0% है। टोटल कितने हैं, मतलब टोटल मतलब कोई भी सर्विस अपनी लिमिट इंक्रीज कर रही है, टोटल हो रही है। ओके कितना है, 91% ओके।
तो मैं आके ओके के लॉग चेक कर लेता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक करा, एनालाइज टेस्ट, व्यू टेस्ट, मैं व्यू टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सारे मेरे वो हैं जो ओके हैं, बिल्कुल सही हैं। उस पर मेरा क्या था, रिस्पॉन्स कोड क्या था, 201 और 200 था। पोस्ट जो है मेरा 201 था और गेट जो है मेरा 200 था। तो इसकी एज क्या थी, 4.5 मिनट और 2.5 मिनट। तो कौन सा यूआरएल से आया था, यहाँ से आया था। क्लाइंट की आईपी क्या थी, क्लाइंट की आईपी थी 36255444152। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ व्हाट इज माई आईपी .net। तो मेरी आईपी क्या है, 36255444152। ये मेरी आईपी है, ये मेरी करंट कंप्यूटर के आईपी जो अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, 36255444152। और यहाँ पे क्या आ रही है, क्लाइंट आईपी 3625544। मतलब इसने मुझे ये भी बता रही है कौन सा क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। सही है। इस तो इस देखें कितना हमें आसान कर दिया इसने, किस क्लाइंट से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है। एनोटेशन हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे बताया मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है, आप लोग प्रॉपर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? जी सर क्लियर है। सही है। तो एनोटेशंस क्या है, एनोटेशन भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। एनोटेशंस में क्या होती हैं, क्लाइंट आईपी वाले रिस्पांस टाइम भी आ रहा है कि रिस्पांस टाइम हमारा 18.0 मिली सेकेंड से। अगर कहीं पे रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से इजीली पकड़ सकते हैं फिर रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा क्यों आ रहा है, कम आना चाहिए। ये तो हमारे हो गया सक्सेसफुल लॉग। यूआरएल कौन कौन से हैं, एक साइन अप का यूआरएल और एक नॉर्मल जो यूआरएल था वो है। सही है। और साइन अप यूआरएल में 99 ओके हैं और एक जो है हमारा, अच्छा 9 जो है हमारे साइन अप कॉल हुआ है और एक जो है हमारा सिंपल वाला यूआरएल कॉल हुआ है। तो एक ही चीज़ प्रॉपर आ रही है, जीरो एरर, जीरो सब चीज़ें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर, वापस सर्विस मैप में आते हैं। अभी मैंने कौन सा चेक करा था, ओके। अब मैं ओके से चेक हटा रहा हूँ और एरर पे लगा रहा हूँ। 9% मेरे पास एरर है। व्यू टेस्ट पे जा रहा हूँ मैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने, ये 55 साइन अप कर चुका है। तो व्यू टेस्ट में आपने जाके एरर वाले लॉग चेक कर रहा हूँ तो उसने मुझे बताया एरर कहाँ आ रहा है, 521586 के फेविकॉन आइकन अवेलेबल नहीं है। तो ये और ट्रेस 100% है और वहाँ पे एक एरर है। और एरर ये है कि आप यहाँ पे चेक कर लें, ट्रेस लिस्ट देख लें आप उसकी। तो प्रॉपर देखें, लिस्ट आ रही है, प्रॉपर चेक हो रहा है, 404 3.0 मिली सेकेंड। और ये आपकी IP बेस्ड हो, एक एक चीज़ आपकी प्रॉपर आपको मॉनिटरिंग हो रही है कि आपके कितने सेकंड में कौन सा रिक्वेस्ट आ रही है। प्रॉपर रिकॉर्ड आ रही है आपके पास, प्रॉपर रिकॉर्ड आ रहा है कि आपका रिक्वेस्ट यूज़र एजेंट जो है वो ये वाला है, लिनक्स का है, वेबकिट है, क्रोम है, जो भी आपके पास हो सकता है। ये मेरी क्लाइंट आईपी है और रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड वहाँ पर ट्रू है, रिस्पॉन्स स्टेटस 404 है और ये वाली सर्विस वहाँ पे आइकन अवेलेबल है ही नहीं। और ओरिजिन जो आपके क्लाउड वो है, नेम है, आईडी है। तो प्रॉपर आपको बहुत इजी हो गया। यहाँ पे रो डेटा आप इसका देख लें इस तरह से। आपको रो डेटा चाहिए, आपको टाइमलाइन चाहिए तो टाइमलाइन देख लें। वापस सर्विस मैप में आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये भी ओके है, ये भी ओके है। अच्छा अब देखें एक और एरर आया, एरर बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास। पहले यहाँ पे एरर था 11%, यहाँ पे एरर है और यहाँ पे ओके 100%, लेकिन यहाँ पे 11% एरर है। और यहाँ पे भी आपने क्या देखा, आपने यहाँ क्या देखा, 9% एरर यहाँ भी आ गए। इसको चेक करते हैं। इसमें ओके 91% एरर, हम खाली एरर चेक कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ देखें साइन अप पे एरर आ रहा है। अभी हमने कौन सा एरर देखा था, फेविकॉन आइकन का। अब हमें कौन सा एरर मिला, साइन अप का। कि क्या हो रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स जा रहा है 409 रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, 409 एरर कोड, 409 एरर कोड का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके पास। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मल्टीपल सेम यूजर से साइन अप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये यूजर है, फिर क्लाइंट आईपी है, ये इसके 3 एनोटेशंस आ रहे हैं और एरर क्या है आपका, कॉन्फ्लिक्ट मतलब सेम ही उससे पोस्ट हो रहा है, एक जैसे हो रहा है। तो यहाँ से आपने एरर गेट कर लिया, कौन से यूआरएल पे पोस्ट हो रहा है, ये वाले यूआरएल पे हिट हो रहा है, एवरेज टाइम इतना है। ये सारी चीज़ आपको आ रही है। एरर 5 एरर आए इसमें और इतने इतने मिली सेकेंड्स में आए और कॉन्फ्लिक्ट आया है 409। और आप लोग बहुत इजीली इसको देखेंगे। सर्विस मैप में हम आते हैं। अब हम वापस से देखते हैं हमारे पास एरर कहाँ है।
ये वाली सर्विस ओके है हमारी, ये वाली सर्विस पे एरर है और ये वाली सर्विस पे एरर है। एरर क्या ये भी देख लिया प्रॉपर, एक थ्रोटल का भी होंगे तो ये भी हम देख लेंगे, फॉल्ट आएगा तो वो भी देख लेंगे, फिलहाल जो एरर है वो भी हम देख सकते हैं। एनालिटिक्स भी आपके यहाँ पे आ जाती हैं अगर आप चेक करें तो, ये देखें प्रॉपर आपको एनालिसिस आ है। तो AWS एक्सरे आपके पास बहुत ज़बरदस्त सर्विस है जो आपके काम आएगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्लाउड फॉर्मेशन का ये स्टैक है जो मैंने क्रिएट करा था, यहाँ पे डिलीट का बटन है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट स्टैक मैंने कर दिया है। अब इसने क्योंकि ये खुद क्रिएट करा था तो ये वाला ये ऑटो डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये इसने खुद क्रिएट करा था। थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा, साइड उसको स्टॉप कर देते हैं। साइनअप जो हमारे इतने सारे कोई 100+ साइनअप हो गए। तो आप लोग पूछें, अभी कोई आपका सवाल है? सर अगर हम अपनी किसी एप्लीकेशन के अंदर इसका डेमन इंस्टॉल करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के सर्वर के ऊपर तो उसको हम ये किस तरह बता रहे हैं कि अमेजोन वाली जो हमारा वो है सर्विस है एक्स्ट्रा की, उससे कम्युनिकेट करना है, मतलब उसके जो हम क्लाइंट उसको को रोल इंस्टॉल असाइन कर करने की रहे जो हैं, नहीं वही नहीं मैं आपको, हाँ बताएं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर हम अपने फ्रंट एंड के सर्वर के ऊपर जो कि ऑन प्रेमिसेस है, ठीक है, उसके ठीक ऊपर है, इसका डेमन इंस्टॉल करते हैं, तो हम उसमें उस कमांड में ये कहाँ पे बता रहे हैं कि उसको जो सर कम्युनिकेट करना है वो AWS के एक्सरे से कम्युनिकेट करना है? क्या वो कमांड के अंदर शामिल है उसकी IP, या किस तरह से उसको पता चलेगा कि नहीं नहीं मतलब नहीं, ये चीज़ ना हम एक्सरे क्रिएट करते वक्त बताएंगे। ये हम एक्सरे क्रिएट करते वक्त बताएंगे कि ये हमारी सर्विस एक्सरे को टारगेट करनी है, एक्सरे फिर सारी चीज़ें टारगेट करके हमें बता देगा, पूरा मैप, लेजेंड मैप इसको हम बोलते हैं। ये हमें बता देगा एक सर्विस मैप, और इसमें हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना डेमन चलाना है और एप्लीकेशन रन करनी है। यहाँ पर आप एक्सरे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आप उसको बता देंगे। नहीं नहीं सर, देखिए मेरा अगर एक ऑन प्रेमिसेस के ऊपर सर्वर एक है जिसपे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन चल रही है, अब मैं उसको मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसके ऊपर डेमन इंस्टॉल तो किया, लेकिन उस ठीक है। डेमन को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से AWS अकाउंट के से मतलब पे जाके अपना डिस्प्ले देना है, या नहीं उसका उसकी जो सर्वर होगा वो कहाँ पे है, मतलब क्या अच्छा, कमांड के तो अंदर हम उसका मैं IP दे रहे हैं बताया, उसको? मैं अगेन से रिपीट करता हूँ। देखिए, IAM रोल पॉलिसी हमने अटैच करी है उसके साथ, सही है। आप एक यूज़र बनाएंगे अपना सर्वर का, उस यूज़र पे आप IAM रोल पॉलिसी अटैच करेंगे कि जो आपका SDK है वो AWS एक्सरे के लॉग ट्रेस कर सकता है, ठीक है। अब जो IAM रोल आपने दिया है वो आपने किसी IAM यूज़र को दिया है, और वो ठीक है IAM यूज़र आपके पास कहाँ रखा हुआ है? आपके AWS अकाउंट पे। तो जिस AWS अकाउंट का IAM यूज़र आपने कॉन्फ़िगर करा है वो उसी को टारगेट करे। सर, थोड़ा सा क्लियर हुआ, लेकिन हम जो अपने जो हमारे फ्रंट एंड का सर्वर है उसके ऊपर जाके जो कमांड चलाएंगे ना, वो कौन सी कमांड है, मतलब वो कहाँ, वो ये सर्वर खुद बताएगा या क्या? जो आपने एक मरतबा टैब खोला था ना जहाँ पे 3 या 4 ऑप्शन से, ECS में कैसे इंस्टॉल होगा और लैम्डा फंक्शन में कैसे इंस्टॉल होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। उसमें शायद मैंने मिस कर दिया। जैसे कि मैं अपनी इंस्ट्रूमेंट और एप्लीकेशन, मेरे पास एप्लीकेशन है Node.js की, तो यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर दिया, प्रॉपर बता दिया। अब आप यहाँ पे आप अटैच करेंगे, इसके बाद जो तीसरा स्टेप है IAM रोल। सबसे पहले अगर आपका EC2 है ना तो आप IAM रोल बनाएंगे। अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस सर्वर है तो आप जाएंगे अपनी IAM सर्विस में, एक IAM यूज़र क्रिएट करेंगे। उस IAM यूज़र को आप एक पॉलिसी असाइन करेंगे कि वो जो एप्लीकेशन है, जो IAM यूज़र है, वो इस एक्सरे को राइट कर सके, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपको खाली यहाँ पर एक सर्विस मैप अलाउ करना है। यहाँ पर आना है आपको, एप्लीकेशन में एक सर्विस मैप बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें मेरी डन, सही है। तो ये क्या करेगा, ये एक सर्विस मैप बना के दे देगा मुझे। तो इस सर्विस मैप खुद से उसको कैप्चर कर लेगा, उसको फाइंड कर लेगा, और इजीली देखो उसने अभी ये वाला फाइंड कर लिया, आपको मैंने उसको कोई नाम नहीं बताया। जो जो उसको कॉल कर रहे हैं ना आपकी एक्सरे का, वो ये इसको खुद उठा के ले आएगा, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आपने उसका एजेंट चला दिया, उसको IAM रोल असाइन कर दिया, IAM रोल को आपने पॉलिसीज दे दी, वो उसको ढूंढ लेगा। ठीक है सर, ठीक है। सही है। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डालना आपने, हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना, आपने इसको सिर्फ लैंग्वेज बताकर क्रिएट कर देना है बस, ये खुद उसको फाइंड करेगा।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसको आप लोग इस पर ना प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। मैंने सैम्पल एप्लीकेशन तो बना के दिखा दी, और मैंने आपके सामने सर्विस मैप दोबारा क्रिएट करा है, डिफ़ॉल्ट सर्विस मैप क्रिएट करा है, और उसमें और भी चीज़ें क्रिएट ग्रुप वगैरह थोड़ा सा और ज़्यादा हाई कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस आपको मिलेगी नहीं जो आपको प्रॉब्लम आए कि एक्सरे के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी बनानी है और ये सब। तो आपने डेमन रन कर दिया और आपने आई एम रोल अटैच कर दिया, आपने लैंग्वेज परफेक्ट चूज़ कर ली, तो खुद उसको फाइंड कर लेगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट टूल है AWS एक्सरे। आई एम रोल प्रॉपर होना चाहिए, और उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअल सर्विस को टारगेट नहीं कर रहा है, ये पूरे स्टैक को टारगेट कर रहा है। ये एक इंडिविजुअल अगर सर्विस को टारगेट कर रहा था तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसका नाम बताते हैं, बाकी चीज़ें बताते हैं, पूरा स्टैक को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे होपफुली क्लाउड फॉर्मेशन डिलीट हो गया होगा, डिलीट इन प्रोग्रेस आ रहा है, तो फाइनली क्लाउड फॉर्मेशन डिलीट हो गया है हमारे पास, और ये भी डिलीट हो गया होगा, डिलीट हो गया। हेल्थ स्क्रीन कुछ भी नहीं आ रही, और ये भी डिलीट हो गया है। एक्सरे में हमारे पास क्या आ रहा होगा, अब देखें एक्सरे का भी मैंने कुछ डिलीट नहीं करा, देखें खुद ब खुद डेटा नॉट फाउंड हो गया। कोई मैंने नाम नहीं बताया हुआ, बाय डिफॉल्ट पे मैं चला रहा हूँ, कोई ग्रुप नहीं बनाया। ग्रुप का भी ऑप्शन होता है क्रिएट ग्रुप, लेकिन अभी फिलहाल डिफॉल्ट पे चला रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे मैंने इसको नहीं बताया हुआ, और ये देखें खुद ब खुद यहाँ से गायब हो गया। अब जैसे हम रन करेंगे ये खुद ब खुद इसको ढूंढ भी लेगा, क्योंकि इसको पता है कि इसकी डेमन सर्विस वहाँ चल रही है, और ये इसको डेमन सर्विस को कॉल करेगी और उसको क्रिएट कर लेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको खाली क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये इस पर तो गायब हो जाएगा। तो ये हमारे पास था तरीक़ेकार और क्रिएट करने का सर्विस को AWS एक्सरे। सारी चीज़ें हमने देख ली, आप लोग प्रैक्टिस करें। एक्चुअली AWS एक्सरे जो ट्रेस करता है ना, कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि सबसे पहले आपने चलाया ट्रेस। ट्रेस क्या क्या करेगा, ट्रेस जो है पूरा पैकेज है, पूरा एक ग्रुप है। ट्रेसिंग जैसे अभी हमने देखा, सारी चीज़ों की ट्रेसिंग हो रही है, तो ट्रेस में आपके पास क्या चल रहे हैं, सेगमेंट्स चल रहे होते हैं। हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट्स, टेस्ट क्या ला रहा है आपको, सेगमेंट्स ला रहा है ना, सेगमेंट्स क्या है, और सेगमेंट्स के भी जो सेगमेंट्स होते हैं डिटेल वाले, उसका आप बोलते हैं सब सेगमेंट्स। तो ये तीन तरह की कम्युनिकेशन बनी है। आप ट्रेस क्या ट्रेस करते हैं, आप सेगमेंट ट्रेस करते हैं, या तो सेगमेंट या सब सेगमेंट, डिटेल वाले या नॉर्मल हाई लेवल। तो यही इसमें तरीक़ेकार होता है, और इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं कि रूल क्रिएट कर देते हैं कि आपको कितनी सेकंड्स पे कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है। मतलब अभी तो एक्सरे आपका लाइव चल रहा है ना, पता नहीं कितने सेकंड पे कितनी रिक्वेस्ट जा रही है, तो आप एक रेट भी फिक्स कर सकते हैं, भाई 1 सेकंड पे 10 जाए, से ज़्यादा नहीं जाए, से कम भी नहीं जाए। सर्विस का यहाँ पे आप नाम बता सकते हैं, जो अभी किसी ने बताया कि कौन सी सर्विस हमारे पास हो, ये वाली सर्विस हो, उसकी टाइप यहाँ बताते हैं, उसका एग्जाम्पल के तौर पे सर्विस का नाम, सर्विस की टाइप API गेटवे, सही, और HTTP मेथड बताते हैं, गेट पोस्ट, URL बताते हैं, आप अपना रिसोर्स नेम, होस्ट नेम। तो अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरह की सैम्पलिंग करना, तो सैम्पलिंग आप रोल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट आप चलाएंगे तो डिफ़ॉल्ट वो चल रहा है ऑलरेडी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है सैम्पलिंग का, कि आप उसको बता दें कितने सेकंड पे कितनी रिक्वेस्ट है, सर्विस का नाम स्टैटिक कर दें, मतलब कोई भी हो, सर्विस टाइप कोई भी हो, HTTP मेथड कोई भी हो, आप चाहें सिर्फ गेट पे लगा दें, बाकी नहीं लगाएं, आपकी मर्जी। आप चाहें सिर्फ पोस्ट पे लगा दें, आप चाहें सिर्फ ऑप्शन दे दें इसको, तो ये सारी चीज़ें आपकी मर्जी हैं। आप इसको अपनी मर्जी का भी रूल बना सकते हैं सैम्पलिंग के थ्रू, और वरना आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ होता है ग्रुप, उस पर ही आप सर्विस में रन करें। एक और इसमें सबसे काम की चीज़ होती है एनोटेशन। हमने देखा था साइड में 3 एनोटेशन आ रही थी, तो एनोटेशन से क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने जो भी हमारे ट्रेसेस हैं उसको हम इंडेक्सेस कर देते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं किसी नाम से, किसी उससे। तो एनोटेशंस जो हैं वो आपकी बड़ी काम की होती हैं। इसमें जब भी हम देख रहा था, हमने क्या करा था कि हमने सर्विस को ट्रेस करा था, हम उसमें सर्चिंग भी कर सकते हैं। सर्चिंग किसकी मदद से कर सकते हैं, एनोटेशंस की मदद से। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। एक होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा जो होता है वो की वैल्यू पेयर होता है, लेकिन उसमें कुछ सर्चिंग इंडेक्सिंग नहीं होती। मतलब मेटा डेटा के थ्रू आप कुछ सर्चिंग नहीं ला सकते, कुछ अपना फ़िल्टर नहीं लगा सकते। लेकिन जो एनोटेशंस होती हैं उसमें फ़िल्टर लग सकता है, उस पर आपके ट्रेसेस के इंडेक्सेस बन सकते हैं, सर्च बन सकते हैं। तो ये सारी सब बेसिक चीज़ें इसकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और इस पर काम करें, और जो भी जितना ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल।
सवाल है किसी का कोई? जी सर, ये सर मैं कह रहा था जो पोर्टल्स पे वीडियोस अपलोड हुई हैं वो 2 मई तक की हुई हैं, उसके बाद के सर वीडियोस अवेलेबल नहीं है, वो कब तक सर अपलोड होंगी? मैं पूछ लेता हूँ एक और बार, लेकिन जो अभी आपकी लास्ट जो 2 वीडियो हैं ये किसी ने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। आज की भी हो जाएगी, कोई ना कोई कर देगा, और नहीं करता तो मैं देख लेता हूँ। और अजीज़ुर रहमान हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं अपनी, तो आपको पहले मिल जाएगी। पोर्टल पे हो सकता है टाइम लगे अपलोड होने में, तो आपको उससे पहले ही मिल जाएगी अपलोड होने। ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है आप में से? फिर कल से क्विज शुरू हो रहा है ना, कल और परसों? जी बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली ये यहाँ पर बहुत बेसिक टॉपिक है, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है इतना ही है बस, इसमें और कुछ भी एडवांस नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें तो बहुत कम टॉपिक लिखे हुए हैं, सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन, एक्सरे और इसी तरह। क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच अच्छा है। सर, एक मुश्किल है बस, ये कराची में आजकल बारिशें हो रही हैं तो पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती। हाँ। अगर दोनों दिन लाइट अच्छा, नहीं हुई, टेस्ट टेस्ट आपका कितने घंटे का होगा? मेरे ख्याल से 45 मिनट्स होते हैं ज़्यादातर, या 50 मिनट्स होते 45 मिनट तक की तो चार्जिंग हो जाती है, और 2 दिन में तो पूरी तो लाइट चले जाएगी। हैं। हाँ सही है। ठीक है, हम्म। तो देखते हैं, लेट्स सी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक और बार की प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितनी चीज़ों पे आपने पढ़ा है ना वो वेस्ट ना हो, उसका हैंड्स ऑन कर लें। और बहुत डिमांड है इन चीज़ों की। अगर आप AWS में मार्केट में जाते हैं आपको देखेंगे आप, बहुत डिमांड है। लेकिन डिमांड सिर्फ बोलने वाले की नहीं है, डिमांड काम करने वाले की है। मार्केट में बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो आके बोलते हैं कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते वो। जब उनको काम मिलता है तो उनसे नहीं होता। तो डिमांड काम करने वाले की है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पढ़ना वगैरह यूट्यूब भरी हुए है, गूगल भरा हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें पढ़ना। डिमांड है कि आपका हैंड्स ऑन कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, तो सक्सेसफुली Recording stopped. डिमांड आपकी हैंड्स ऑन की है और डिमांड एक्सपीरियंस की है। तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना हैंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग रखें, हैंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग रखें। हैंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग रखने से क्या होगा, अगर आपका कोई इंटरव्यू लेता है और एक्सरे की जितनी भी चीज़ें पूछेगा ना, आपको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन करा हुआ, आपने उस पर काम करा हुआ। वो कोई ऐसी चीज़ पूछेगा जो उस पर अवेलेबल ही नहीं है, आप बता सकते हैं भाई इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और अगर करना है तो इस तरह करना है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। अगर आप थ्योरी पढ़ने जाएंगे ना, थ्योरी में आपको दिमाग भी ज़्यादा खर्च करना है। सही है, थ्योरी में आपको टाइम भी ज़्यादा लगना है, थ्योरी का कोई फ़ायदा भी नहीं है, थ्योरी भूल भी जाना है कुछ टाइम बाद। लेकिन आप अगर लिखेंगे भाई थ्योरी, आपके पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, और आपसे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसको बता सकते हैं। तो बहुत फ़र्क है। जहाँ आप थ्योरी में 10 घंटे लगा रहे हैं ना, यहाँ मैं गूगल पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं नोट पैड पे लिख लेता हूँ, सर बता ये देता हूँ। क्वेश्चन था, जी ये जैसे आपने सर स्टैक्स वगैरह क्रिएट किए हैं, सारी चीज़ें अभी आपने तो हमें मतलब ये दिखाई है करके, डेमो करके दिखाया, तो सर इसके चार्जेस वगैरह लगेंगे? हम जो जैसे हम खुद से जो प्रैक्टिस करेंगे अभी, मुझे लग रहा है सैम्पल इस पे एप्लीकेशन लगेंगे। वगैरह के, सैम्पल एप्लीकेशन आपने जो रन करके दिखाई है, इसके चार्जेस होंगे कुछ? सैम्पल एप्लीकेशन में देख लेना कौन सा EC2 स्टेंस रन हो रहा है। अगर वो पेड है तो उस पर बिल लग जाएगा, अगर पेड नहीं है तो बिल नहीं लगेगा। तो आप EC2 में T2 माइक्रो लगाना। इसमें कौन सा लगाया मैं अभी बिलिंग में देख लेता हूँ। तो आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है, भाई प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। थ्योरी की कोई डिमांड नहीं है, थ्योरी की डिमांड ही नहीं है। इतना है कि पता, आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सब पता है एक्सरे क्या करता है, ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ क्या करती है, लेकिन काम नहीं करा उन्होंने। तो ये थ्योरी की कोई डिमांड नहीं है, डिमांड है हैंड्स ऑन की, प्रैक्टिस की। क्या आपने सर्विस पे हैंड्स ऑन करा है तो इलास्टिक। अच्छा, ये जितनी हमने सर्विसेज पढ़ी हैं, यानी इन सबका सिंपल सिंपल हम अगर कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन कर लेते हैं तो ये इतना सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा। फिर आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा आप उसको कवर कर लेंगे इजीली। तो आपका हैंड्स ऑन जो आपने करा वो आपको कवर हो जाएगा प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में कौन या कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, उसको डिप्लॉय कर दो। आप अपनी रिएक्ट की एक एप्लीकेशन बनाओ, उस पर एक नोड.जेएस की सर्विस लगाओ, उस पर एक मोंगोडीबी या माइस्क्वेल जो भी आप फेमिलियर हो वो लगाओ और उसको डिप्लॉय कर दो। बस उसमें क्या हो सकता है और ज़्यादा कोडिंग तो करनी नहीं है। और उसको कई तरीकों से करके देख लेते हैं, एक खाली EC2 पे चला लें, एक बीन बिल्कुल स्टॉक के ज़रिए इस तरह कर लेते हैं। यही तरीके कार है। तो अच्छा, मेरे पास एक्सेस आया था मैडम फायदा अजीज़, आपके कुछ एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, तो अगर आप चाहें ना तो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती हैं। जो जो आपने हैंड्स ऑन बनाए हुए हैं आप जी, इनसे उसका डेमो शेयर कर दें कि ये खुद बना लें, तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। जो ग्रुप में मैंने शेयर कर। सिंपल मर्न ऐप बनाई थी और उसको डिप्लॉय करी थी वो। इस तरह का कुछ इनको सिनेरियो बता दें ताकि ये लोग प्रैक्टिस कर लें। सही है, मैं ग्रुप में बता देती हूँ और वो रेपो शेयर कर दूँगी। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैडम फायजा ने काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशंस बनाई हैं स्टार्ट में डेमो के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। पूरी मन एप्लीकेशन जिसमें मोंगोडीबी अभी माशाल्लाह से वो किसी सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रही हैं, तो बहुत ज़बरदस्त होगा वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर वो भी इसी तरह की प्रैक्टिस कर लें। और यही तरीक़ेकार होता है प्रैक्टिस करने का कि आप कुछ भी एक सिनेरियो बना लेते हैं, आप जिसमें सारी चीज़ें होती हैं और आप उसको रन करके ट्राई कर लेते हैं। फिर जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है, काम आता है, तो फिर उसके हिसाब से काम अलग होता है। इसमें आपने ही सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, आप ही का दिमाग खाया है सबसे ज़्यादा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सवाल आप एवरी टाइम पूछ सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आपका फ़ायदा होना चाहिए। ये क्वार्टर जो आपने पढ़ा है ना, Q4, इसमें मैंने आप लोगों को कोशिश करी है, आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाया है मैंने। मतलब जो नहीं था आपके सिलेबस में, मैंने वो भी चीज़ें पढ़ाई जब भी इतना लेट हुआ है, वरना ये अभी 2 महीने पहले ही ख़त्म हो गया था। ये रमज़ान में ही ख़त्म हो जाना था, रमज़ान से पहले या रमज़ान में। देखिए रमज़ान के बाद ईद आ गई, 3 महीने एक्स्ट्रा हमारे गुजर। हाँ जी सर, सही बात है, आपके लिए बहुत इजी था कि आप बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देते। तो हम आउट ऑफ द अगर बॉक्स क्विज क्विज है। बेस पढ़ते ना तो हम शायद ये हैंड्स ऑन नहीं कर पाते। आपका हैंड्स ऑन देख के अब थोड़ा हमें आइडिया हो गया। और मैंने कोई भी आपको चीज़ ना रटवाई नहीं है, मैंने सिर्फ प्रोसेस क्लियर करें। अगर प्रोसेस पता है ना, काम करना मुश्किल नहीं है, सब जानते हैं। आपको पता है ना क्या चीज़ पहले चलनी है, दूसरे नंबर पर डिपेंडेंसी क्या है, थर्ड डिपेंडेंसी क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है, कितने उसके मॉड्यूल हैं, कितने उसके पैरामीटर हैं। तो जब आप काम करने बैठेंगे ना, आपको पता है क्या क्या होना है, तो आप ढूंढ लेंगे उसको। तो आप कोशिश करें कि अपना ना AWS पे इतना स्ट्रांग हो जाए। मैं 100% श्योर हूँ अभी कि AWS की इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं, लेकिन जिसको काम आता है सिर्फ उसके नहीं है। और इतनी जॉब्स हैं कि आप ना मोर देन 6 डिजिट पे जा सकते हैं अपनी सैलरी को लेके। मोर देन 6 डिजिट बहुत बड़ी बात है आज के दौर में बात करना, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मार्केट में देख कर। आप अपनी सैलरी मोर देन 6 डिजिट्स पे लेके जा सकते हैं सिर्फ AWS के थ्रू। और ये बहुत बड़ी बात है, इतने इस लेवल पे अपना आप अपनी लेके जाएं अपनी सैलरी जो भी आप। सर इन पाकिस्तान और या पाकिस्तान से बाहर या ओवरऑल यहाँ पे भी? पाकिस्तान में भी ओवरऑल। ओवरऑल नीड बता रहा हूँ मैं। अभी आने वाले 2 साल बाद क्लाउड के इतना दौर होगा, इतना दौर होगा क्लाउड का। जो आपने क्लाउड नेटिव का कोर्स पढ़ा है ना, इसकी मैं इतना बता रहा हूँ कि 2 साल बाद ना आपको यही सबसे काम का लग रहा होगा। आप बोलेंगे सब चीज़ें बेकार हैं, क्लाउड नेटिव का कोर्स मेरे काम आ रहा है। तो इसमें जो कुबरनेटिस डॉकर जिस तरह से डिज़ाइन किया था, आपको ऐसा अभी लग रहा है कि नोड.जेएस नहीं है इसमें, इसमें मोंगोडीबी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप देखेंगे आपको इसका कोर्स का मतलब समझ में आ जाएगा, इसका फ़ायदा क्या है। मर्न एप्लीकेशन ना कोई भी कर सकता है, मर्न स्टैक। अब मैं आपको बोलूँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ मर्न स्टैक, मैं आपको मोंगोडीबी पढ़ा रहा हूँ, तो भाई पूरा गूगल भरा हुआ, पूरी यूट्यूब भरी हुई है। दुनिया में पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ मर्न ही पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बोलूँ मैं नोड.जेएस पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जावास्क्रिप्ट तो भाई आजकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वही सीख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट ऐसे होती है। HTML CSS तो एक ऐसा हो गया है, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हो गई है, हर किसी को ही आती है। तो ये तो यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है। नोड.जेएस मोंगोडीबी जब आपको यहाँ तक आपने पढ़ लिया, आपको फिर 2 महीने लगाने ये भी पढ़ लेना, तो मर्न स्टैक कोई बड़ी बात नहीं है करना। मुझे पास मैसेज आ रहे थे कि मर्न स्टैक आपने पूरा नहीं करवाया। तो ये तो कुछ है ही नहीं ना। ये तो बहुत, मुझे तो ये बहुत छोटा लगता है। आपको इसके बाद जो आपकी चीज़ें आई हैं, लिनक्स पे आप लोगों ने हैंड ऑन करा, डॉकर पे आप गए, कुबरनेटिस पे गए, फिर AWS पे गए,
रिएक्ट वगैरह ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, ये तो आपको खुद नज़र आ रहा होगा, ये तो बस ऐसी है, ये तो कोई घर में भी बैठ के पढ़ सकता है। तो असल जो आपका सबसे लास्ट में AWS था और बाकी चीज़ों में जो आपको तैयारी कराई, ये बहुत ज़रूरी थी। तो अगर आप लोगों का अभी भी सवाल है कि भाई हमारा माइनस टेक पूरा नहीं हुआ, तो फिर बहुत अफसोस की बात है, आप लोगों ने 2 साल लगा दिए और ये 2 महीने का भी काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है शुरू का, तो बाकी जो आगे की चीज़ें ना, ये 2 महीने का भी काम नहीं है। तो मेरे पास मैसेज आए हुए थे लास्ट टाइम, पर्सनल मैसेज कि आपने MongoDB नोट.js नहीं कराया, हमारे स्क्वाटर का क्या फ़ायदा, और हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ और हम क्या करेंगे AWS पढ़ के। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं करा। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्टली देखें, मार्केट की रिक्वायरमेंट देखें, और ये मैंने नहीं बनाया, सर जिया की सारी अप्रोच है और ये बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है और मार्केट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। एक्चुअली लोग समझ रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट वाला ये कोर्स है, हालांकि क्लाउड नेटिव है। और वेब डेवलपमेंट आप खुद बताएं ना, अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट किसी को आती है, यहाँ तक पहुँचना उसके लिए कितना स्टेप है उसके बाद। तो कोई भी एक अच्छा ट्यूटोरियल उठाए यूट्यूब से, सर प्रैक्टिस रिएक्ट आती है तो फिर Node.js में तो मुश्किल 1 हफ्ता 2 हफ्ते में हो जाएगी बस। कवर। तो ये तो कुछ है ही नहीं ना, इसको कोई बोले इसको नहीं पढ़ाया, तो ये तो मेरी नज़र में तो उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। कि मैं तो बोलता हूँ ये तो भरा हुआ है, पूरा गूगल भरा हुआ है इससे। पता नहीं कितने लोगों को ये सर आती है। आप यूनिक, सर आपकी बूट यूनिक कैम्प में क्वालिटी भी क्या है? एक्स्ट्रा चीजें करवाई हैं, काफी सारी बूट कैम्प में भी बिल्कुल। कवर करवाई गई बूट हैं। कैम्प, अगर बूट कैम्प में भी ये करते हो, क्या करते हैं, Node.js और MongoDB करवा देते। तो आप तो बोलते हैं भाई मुझे तो बड़ी मार्केट की $1 मिलियन स्किल्स सिखा दी और Node.js और MongoDB, लेकिन फ़ायदा तो नहीं है ना कोई। ये आप वैसे भी कर लेते। बूट कैम्प का क्या फ़ायदा? बूट कैम्प में उन्होंने आपको पूरा एक तरीके से लेके चले, एक लेवल से लेके चले, बिल्कुल एक प्रॉपर स्टैक बना के लेके चले। आपको सीखने को मिला कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब सर हम जो अपनी CV बनाएंगे उसमें स्किल हम अपनी डेवऑप्स लिखेंगे और AWS स्किल होगी, स्किल का दोनों नाम लिखते क्या हैं। होगा? अच्छा, और ये डेवऑप्स यानी डेवऑप्स ही लिखेंगे ना कि इसमें सब कवर हो गया। हाँ, डेवॉप्स ही है। डेवॉप्स एक्चुअली बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें ना कोई आप कह नहीं सकते कि मैं क्या लिखूं। तो डेवॉप्स बहुत बड़ी, डेवॉप्स जो है बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक है नहीं चीज़। तो उसमें हम किसी इंडिविजुअल चीज़ को कह नहीं सकते। AWS फिर लिख लेंगे अब। ठीक है, तो लेट्स सी, हम अगली क्लास में मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों को मिलें और उसको हम फुलफिल करें, कंप्लीट करें। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वार्टर का मकसद वो चीज़ें पढ़ाना नहीं है जो ऑलरेडी हैं। हम आपको प्रॉपर स्टैक से लेके चल रहे हैं और हमेशा आपको नई चीज़ मिलेगी जो हम पढ़ा रहे होंगे, और आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा होगा जो पहले भी पता है आपको, ये तो है और आगे भी पता है, ये तो चल रहा है। तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेंगे, वो क्विज़ का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वार्टर में कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वो क्विज़ का पार्ट नहीं होगा, लेकिन हम उसमें कुछ टॉपिक कवर करेंगे। जो मेरी कोशिश है, मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को लैम्डा करवा दूँ। लैम्डा के अलावा मैं आप लोगों को और क्या करवा दूँ, कुछ SQS SNS के कुछ एग्जाम्पल्स करवा दूँ, ताकि आपका एक कम्प्लीट स्टैक हो जाए, सर्वरलेस पे भी हो जाए और नोटिफिकेशन सर्विस को भी आपको समझ में आ जाए। सही है, अल्लाह हाफिज़। आप लोग प्रैक्टिस करें क्विज़ करने, कल और परसों आपका क्विज़ है। और किसी की तैयारी नहीं होती वो मिस क्विज़ में अटैम्प्ट कर दे, तो इसके ठीक 10 दिन बाद मिस क्विज़ है, ईद के बाद। तो आप उसमें अटैम्प्ट कर लें, किसी की तैयारी नहीं है। और अगर किसी की तैयारी है तो वो अभी अटैम्प्ट कर लें। जी हाँ, ये एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, लेकिन डेवॉप्स में कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आता है। सही है। मैं लैंप स्टैक का मैंने कोई प्रोजेक्ट आज तक करा नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। आप कोई वर्डप्रेस डिप्लॉय कर रहे होंगे, ऐसा ही होगा ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, तो मैं उसको बता दूंगा आपको। आप क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ जितना मुझे आइडिया है। एक्चुअली इसकी भी बहुत बड़ी मार्केट है, वर्डप्रेस की, मजेंटो की एप्लीकेशन चल रही है और उसको डिप्लॉय करना होता है, बहुत बड़ा काम है इसका और बहुत ज़्यादा काम है।
तो ये मेरे पास भी आता है, लेकिन मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास मैंने इस पर कभी करा नहीं और मेरे पास टाइम भी नहीं करना है। तो एक लिनक्स का एक सर्वर लेते हैं, उस पर आप एक अपाची इंस्टॉल करते हैं। तो ये और एक आपका लिनक्स का सर्वर होता है जिस पर आपका माई एसक्यूएल चल रहा होता है, कोई भी आपका एसक्यूएल चल रहा होता है, आप फिलहाल माई एसक्यूएल बोल रहे हैं। सही है, तो ये 2 सिनेरियो होते हैं। आप मैं दिखा देता हूँ आपको। नज़र आ रही है स्क्रीन? सही है, तो ये आपको क्या चल रहा था अपाची के लिए आप ना कोई PHP इंस्टॉल करते हैं। PHP अभी चल रही है, कुछ वर्जन चल रहा हुआ 7 पॉइंट समथिंग चल रहा हुआ। बताएं कौन सा वर्जन चल रहा है PHP का? 7.8 चल रहा है। तो इसके साथ आप इंस्टॉल करते हैं PHP के साथ। हम लोग इंस्टॉल में पहले करता था, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, PHP विथ वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं एक आप। तो ये वर्डप्रेस मजिंटो FPM इंस्टॉल करते हैं आई थिंक सो। मुझे कोई करेक्ट कर दे, FPM ही करते हैं बिल्कुल। तो FPM का भी कोई ना कोई वर्जन होगा। FPM का बताएं कौन सा वर्जन है? सर लिनक्स, अपाची, माइस्क्वेल, बस माइस्क्वेल। MySQL PHP FPM तो नहीं करते। FPM हम करते हैं ना, FPM भी करते हैं। FPM का कोई वर्जन बताएं मुझे अपडेटेड FPM का वर्जन में देख लेते हैं। सर FPM से क्या मुराद? PHP FPM चलता है हमारे पास और प्रॉपर सिक्योर कनेक्टिविटी हमें बना के देता है। फास्ट CGI प्रोसेस मैनेजर 7.0, PHP 5.6 और FPM। सर ये PHP का कोई वर्जन है या क्या? ये PHP के साथ रन होता है हमारे पास। इसका मुझे वर्जन ज़्यादा चलने याद नहीं है। तो ये आपके पास PHP विद FPM चलता है, हमेशा याद रखना। सही है, आप ये 2 चीज़ें इंस्टॉल करते हो। आप एक अपाची का जो आपका फ्रेमवर्क चल रहा होता है, जो भी आपका चल रहा है, तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। वर्डप्रेस का आप क्या करते हो कि आप वर्डप्रेस का आपको रन करना था PHP पे, तो आप कनेक्ट करते हो उसको 7.8 पे, फिर आप कोई ना कोई इस पे लगाते हो Nginx या अपाची, दोनों में से एक। ठीक है, वेब सर्वर। तो Nginx अपाची वेब सर्वर पर आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो PHP 7.8 और PHP 7.8 के साथ FPM। तो ये सारी चीज़ आप कॉन्फ़िगर करते हो, फिर आपका वर्डप्रेस रन होता है एक एंड टू एंड पे, एक URL पे, और आप उसको कनेक्ट कर देते हो एक MySQL के साथ। तो ये तरीक़ेकार होता है। तो अगर आपको Nginx पता है क्या है, तो आप एक बार PHP और FPM पढ़ लो, और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, वर्डप्रेस और मजिंटो। सही है, वर्डप्रेस और मजिंटो को इंस्टॉल करना देख लो। मजिंटो इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा ईजी है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है। हाँ, आपको कोई ना कोई इस पर फ्रेमवर्क को वर्जन देना था, तो आप PHP 7.8 और FPM दे दो, उस पर एक Nginx चलेगा, Nginx चला दो, वेब सर्वर बना दो, और ये आपका एक एंड पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की एप्लीकेशन क्लाउड फॉर्मेशन में इसका सैंपल दिया हुआ भी है वर्डप्रेस का। हाँ, टेम्पलेट दिया हुआ है। तो आप अपने पास ना लोकल इंस्टॉल कर लो, इसके बहुत डिमांड है। इसलिए बता रहा हूँ, मार्केट में ना पता नहीं कितने लोग यही काम कर रहे हैं और इसी के अंदर पैसे कमा रहे हैं, उनको कुछ और करना ही नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोग अपने स्किल्स बढ़ाओ, लेटेस्ट चीज़ों पे काम करो। लेकिन अगर मिलता है तो अच्छी बात है। बस ये देख लो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, मजिंटो कैसे इंस्टॉल होता है, Nginx कॉन्फ़िगर कैसे होता है, और Nginx PHP FPM के साथ कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो एक एप्लीकेशन रन कर लो, एक एंड पॉइंट मतलब एक URL पे ले आओ, बस ये काम हो गया आपका। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आए आपको, आप डिप्लॉय करते रहो, चलाते रहो। ठीक है, तो ये डेवऑप्स में आजकल ना यही चल रहा है। लास्ट टाइम मेरे एक प्रोजेक्ट मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि डेवऑप्स का प्रोजेक्ट है और काफ़ी जो ना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मेरी बात हुई, सही है, मेरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना ये मजिंटो इंस्टॉल करना है, उस पर Nginx इंस्टॉल करना है, 7.8 इंस्टॉल करना है, और इसको एक एंड पॉइंट URL पे करना है। इस तरह की 10 एप्लीकेशन है जो आपको करनी है। तो मैंने तो उसको आगे रिडायरेक्ट कर दिया, मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे वर्डप्रेस मजिंटो को इंस्टॉल करना नहीं था। मैं दूसरी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए लर्निंग के लिए, लेकिन काम है। 10 एप्लीकेशन का मतलब है, अगर मैं उनसे बोलता कि भाई मैं आपकी एक एप्लीकेशन 20,000 के अंदर डिप्लॉय करके दूंगा, 10 एप्लीकेशन मुझे बैठे बैठे 2 लाख रुपए मिल जाते। तो ये बता रहा हूँ इसलिए कि काम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं। सही है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, पढ़ते रहेंगे सारी ज़िंदगी, लेकिन प्रैक्टिस करें और कोशिश करें आप कमाएं। जिसके पास जॉब नहीं है और जिसको काम नहीं मिल रहा हो, मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं बता दूंगा भाई काम कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ है, और
क्यों नहीं मिल रहा उसको पहले उससे पूछ भी लेंगे। तो बाकी आप लोग के पास होपफुली होगी पहले से। और अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।